आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपके मार्जिन्स श्रिंक हो रहे हैं ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, एंड और आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले वाली बात नहीं रही, जितने पहले मार्जिन्स होते थे, जितना पहले प्रॉफिट होता था, अब उतनी बात नहीं रही इंडस्ट्री के अंदर, या अब वो बात नहीं रही इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रेटजी फेल हो रही है, या कभी थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। तो बिफोर आई डिस्कस इट फर्दर, क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार हाँ, ये चीज़ तो मैं भी फेस कर रहा हूँ कि पहले जितने मार्जिन होते थे, पहले जो प्रॉफिट्स होते थे, अब वो बात नहीं रही, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंडीशंस जो पॉलिटिकल ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से अब वो बात नहीं रही बनते पर। सो इफ So यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस, प्लीज रेज। we are facing this side. कौन है ये? Robin रॉबिन here. फॉक्स। ओके, रॉबिन फॉक्स। ओके, और कोई है जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं? गौतम जैन इज सेइंग दिस इज आल्सो अ बिग चैलेंज। धर्मेश हाँ मेहता सर, ने लग रहा है अभी ये सब चीजें। ओके, क्या नाम है आपका? राजेश लोंदे। राजेश जी, आप पहली बार आई हैं या पहले भी अटेंड कर चुके हैं? नहीं, पहले कर चुका हूँ। ओके, और आपको इस सेशन के बारे में कैसे पता लगा? अपना राहुल जैन के प्रोग्राम में, एएनसी में। ओके ओके। सो अब इस क्वेश्चन के जवाब के अंदर मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा, ध्यान से समझना इस बात को और जवाब देना। क्या अभी करंट इंडस्ट्री जो भी है, जैसी भी है, क्या ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं आपके कंपटीशन के अंदर जिनसे अगर आप कंपेयर करते हो तो वो अपना सिमिलर ग्रेड का, सिमिलर क्वालिटी का माल आपसे सस्ता बेच रहे हैं, आपका माल उनसे महंगा है? मेरी तो गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, तो अभी तो ये सब वार के कारण तो काफी कस्टमर कम हो गए। वेट, मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो फिर जवाब दो। अब बिना इधर उधर हम जंप करेंगे तो गड़बड़ होगी। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि क्या अभी करंट सिनेरियो के अंदर आप ही के टाइप का जो आप सामान बनाते हैं, सेम ग्रेड का, सेम क्वालिटी का, क्या आपने ऐसा देखा है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सस्ता बेच रहे हैं, जो भी ग्रेड, जो भी क्वालिटी आप बेचते हैं उसके कंपैरिजन में? सिमिलर ग्रेड, सिमिलर क्वालिटी का माल वो आपसे सस्ता बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या कभी आपको सुनने को मिलता है कि आपका माल तो बड़ा महंगा है? हाँ। अब मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ऐसे लोग हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आप ही के टाइप के, आप ही के ग्रेड के, आप ही की क्वालिटी का माल आपसे महंगा बेच पा रहे, महंगा बेच रहे? क्या आपको मालूम है इस चीज के बारे में? आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही के टाइप की क्वालिटी, आप ही के टाइप के ग्रेड का माल आपसे महंगा बेच रहे हैं? ब्रांड बेच रहे हैं महंगा। मेरे क्वेश्चन का जवाब जो है ना, आप हाँ या ना में दो। आप मेरे को ये उसको एक्सप्लेन या जस्टिफाई मत करो। ठीक है, हाँ हाँ। अगर आपका दोनों क्वेश्चंस का जवाब हाँ है, तो अब इस बात को ध्यान से समझ के एनालाइज करो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग आपसे सस्ता बेच रहे हैं, आपको ऐसा कुछ मालूम है, आपके पास ऐसा कुछ हथियार है जो इन लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से आप इनसे महंगा बेच पा रहे हो। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब जो आपसे ऊपर लेवल के ऊपर हैं, उनके पास ऐसा कुछ हथियार है जो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो आपसे महंगा बेच पा रहे हैं। ये बात कितने लोगों को क्लिक करी, कितने लोगों को समझ में आई? दोनों सिनेरियो का। अगर दोनों सिनेरियोज एप्लीकेबल हैं, तो अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि मेरे से ऊपर वाले जो है वो ब्रांड है, मेरे से ऊपर वाले जो है एक्स है, वाई या जेड है, अरे भाई, तो जिनसे ऊपर आप हो वो भी आपको यही बोल रहे होंगे कि आपका ब्रांड है, इस वजह से आप ज्यादा महंगा बेच पा रहे हो, ज्यादा बेच पा रहे हो, उनका ब्रांड नहीं है इसकी वजह से नहीं बेच पा रहे। और अगर आप खुद कह रहे हो कि मेरे से ऊपर वाले ब्रांड है, इसका अपने आपको ब्रांड नहीं मानते, मगर दूसरे जो छोटे वाले हैं वो आपको ब्रांड मान रहे हैं, ये तो अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। सर मैं ब्रांड नहीं बोलूंगा, बट देन दे आर एसोसिएटेड विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमर। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, या उनको ऐसा क्या आता है जो हमारे को नहीं आता? ना तो हमारे सिर पे किसी ने बंदूक लगाई है, ना उन लोगों के सिर पे किसी ने बंदूक लगाई है जो मेरे से सस्ता माल बेच रहे हैं। फिर हम, अगर दिख रहा है, अगर मालूम है कि वो सामने वाला ये कर रहा है, उसको ऐसे हायर प्राइस के ऊपर बेच पा रहा है, ज्यादा मार्जिन बना पा रहा है, हम क्यों नहीं कर लेते वो चीज? अगर आपको इतनी श्योरिटी है कि अगर मैं भी वो कर दूंगा, मेरा भी मार्जिन बढ़ जाएगा, मेरा भी प्राइस बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा पैसा घर बना करके ले जाऊंगा, फिर आपको कौन रोक रहा है वो चीज करने से? बताओ जी। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताऊं कौन चीज रोक रही है, क्या रोक रहा है आपको वो चीज करने से? सर इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो मैटर्स। कुछ मैटर नहीं करता। जंगल में खोल लो दुकान, पहुंच जाएंगे लोग। मेरे पास बहुत सारी बारी आता है, उनके शोरूम्स तो बड़े प्रीमियम लोकेशंस के ऊपर हैं। हमारा शोरूम जो है
इतनी अच्छी लोकेशन तो नहीं है, हमारे तो शोरूम ही नहीं है, हमारी तो एक हल्की सी फैक्ट्री है। अब मैं तो कम्पीट ही नहीं कर सकता उससे। ये आप अपनी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से समझना, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रैटेजी या अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं, पूरा संसार मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ जोड़। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है तो इसकी वजह से उसने शोरूम बढ़िया खोल लिया। उसके पास पैसा बहुत सारा है तो इसकी वजह से उसने जो अमिताभ बच्चन को हायर कर लिया। उसके पास पैसा ज्यादा है तो उसने एक्स कर दिया, वाई कर दिया, जेड कर दिया। आपने कभी कुछ गलत नहीं करा, आपके पास अंडरस्टैंडिंग की या स्ट्रेटेजी कभी कोई कमी नहीं थी, आप ये चीज मानने को ही तैयार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? हाँ ना, व्हाट नॉनसेंस, इसको कुछ नहीं मालूम, कुछ तो बोलो। You are right, sir. हाँ जी सर, ठीक कह रहे हो। उसके तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसके तो कॉन्टैक्ट्स बहुत सॉलिड है, तो आप ही बना लो नेटवर्क, आप भी वहाँ पे कर लो कॉन्टैक्ट सॉलिड। आपको अगर लगता है कि वो बहुत पैसा स्पेंड करता है ब्रांडिंग में और उसकी वजह से उसको बिजनेस आता है, अगर आपको इतनी 100% श्योरिटी है तो आप भी बैंक से लोन ले लो, लगा दो वहाँ पर ब्रांडिंग के ऊपर। ये सब नाटक खेल रहे हो आप अपने आप के साथ में और मेरे साथ में। अब क्या है कि मेरे सामने तो चलता नहीं है ये सब नाटक, मैं एकदम से पकड़ लेता हूँ कि भैया ऐसा नहीं होता, गलत है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई बोलो हाँ ना। Manoj, you don't understand my हाँ जी। business. You see, what happens in my business is not what you're mentioning. एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहला सिम्टम आपको समझ में आया, दिस इज अ सिम्टम बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग माय ओन शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस, मिस अंडरस्टैंडिंग्स एंड गैप्स। वी आर ब्लेमिंग एवरी पर्सन, एवरी अदर पर्सन इन आवर लाइफ कि मैं जिस हालत के अंदर हूँ, मैं जिस कंडीशन के अंदर हूँ, ये सब दूसरों की वजह से, मेरी वजह से नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं हालांकि बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ तो मैं सिर्फ धंधे की बात करता हूँ, ये सेम चीज लाइफ के बाकी सारी पहलुओं के ऊपर भी एप्लीकेबल है। आप इसको फाइनेंशियल के ऊपर मान लीजिए, आप इसको हेल्थ के ऊपर मान लीजिए, आप इसको रिलेशनशिप्स के ऊपर मान लीजिए, आप इसको किसी भी और चीज के ऊपर, कैरियर के ऊपर मान लीजिए। हम बाकी सबको दोष देते हैं कि उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी वजह से उसको ये मिल गया। अरे भाई, तो तुम्हारे को कौन रोक रहा है? तुम कर लो, किसी ने रोका थोड़ी ना है। मगर आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको लगता है, आप श्योर नहीं, आपको लगता है कि शायद उसने ऐसा कुछ करा जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिल गई। अदरवाइज अगर सिर्फ ब्रांड बनाने का होता, बैंक से लोन लो, अगर आप 100% श्योर हो, आपको मालूम है मैं ब्रांड बनाऊंगा मेरा धंधा बढ़ जाएगा, बैंक से लोन लो, 50 लाख रुपए का, 5 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, बना लो ब्रांड अपना। किसने रोका है? बहुत सस्ते में ब्रांड बन जाएगा आपका, 10-11% के ऊपर। मगर आपको ये श्योरिटी नहीं है ना कि मैं इससे ज्यादा पैसा बना पाऊंगा अगर मैं बैंक से 10%, 11%, 12% के ऊपर लोन ले लेता हूं, मैं इससे ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। अगर श्योर होते तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ब्रांड बनाना, ब्रांड बनाना, ब्रांड बनाना, नॉनसेंस। ये बात कितने लोगों को खराब लग रही है, बुरी लग रही है? सर, अब तक 3-4 सेशन अटेंड किया हूँ तो अभी रेगुलर हो गई है। अब ये बुरी लगनी कम हो गई है। पहली बार बड़ी बुरी लगी थी, इसको क्या पता मेरे को सिखा भाई। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर कि कुछ किसी ने रोका थोड़ी ना है आपको। अगर आपको 100% गारंटीड श्योरिटी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो भैया आप कर सकते हो। इसका मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है, बस आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने माइंड में खुद को हीरो बनाना चाहते हो अपनी स्टोरी के अंदर। और हीरो को दिखाते हैं ना इंडियन मूवीज के अंदर, पहले सब पीटते हैं, सब विलन मार रहे होते हैं, हीरोइन की मम्मी परेशान कर रही होती है, हीरोइन के पिताजी परेशान कर रहे होते हैं, हीरोइन का भाई, और बंदा हीरो जो हीरोइन के पीछे होता है, पूरी दुनिया उसकी लेनी देनी करने में लगी हुई होती है। और फाइनली जो है हर इंडियन मूवीज के अंदर, हिंदी मूवीज के अंदर फाइनली हीरो जीत जाता है। बस आप उसकी वेट कर रहे हो, कभी ना कभी तो मैं भी जीतूंगा। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। You have to have the right understanding, you have to have the right strategies in place to make sure that you turn out to be the winner. Is this making any sense? हाँ ना, नहीं सर, ये तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। सर, ब्रांड बनाने के बाद ब्रांड स्केल अप का बताओ ना। ये ब्रांड तो मैंने बना लिया, अब इसको बढ़ाना कैसे, ये बताओ। यस।
ब्रांड नहीं बनाना, मुद्दे के ऊपर फोकस करना है। जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब आपका प्रॉफिट कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, ब्रांड अपने आप बढ़ जाएगा। The only thing that Lalaji has to worry about is profit and scalability. आप बात कर रहे हो सेकंड पार्ट के ऊपर, स्केलेबिलिटी पार्ट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली लोगों के पास प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। जैसे ही आपके पास प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, नाउ यू नीड टू स्टार्ट स्केलिंग इट अप। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा, दैट इज अनदर चैलेंज, अनदर साइन। ओके, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, अभी इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट यू आर कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्केट शेयर। पहले आपका X करोड़ का था, Y करोड़ का धंधा होता था, अभी आपका उसके आसपास है, मगर आपका कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपका मार्केट जो शेयर है उसको तेजी से खाते जा रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो रेवेन्यू है या तो काफी सालों से स्टैग्नेटेड है या धीरे धीरे गिर रहा है। क्या ये किसी को रिलेटेबल लग रही है बात? क्या किसी को लग रहा है कि हाँ यार मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है या करता हूँ? हाँ जी बोलिए। सर जैसे अभी आप कुछ कस्टमर के साथ कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहे हो ईयर ऑन ईयर, and then suddenly when you're working with a nominal margin, suddenly a competitor comes, he only to get entry वो पूरा प्राइस छोड़ देता है और फिर कस्टमर को लगता है कि भाई आई बीन चार्जिंग मोर, and then he's like no and they shift the order to the competitor। आप ये कहानी मेरे को सुना तो रहे हो, मेरा इसका सिर्फ एक ही जवाब, क्या सिर्फ प्राइस गिराने की वजह से उसको कस्टमर का ऑर्डर चला गया? तो क्या आपके पास कोई तरीका है? जिस कॉम्पिटिटर ने ऐसा करा है उसके खोद के सारे कस्टमर्स निकाल लो, उसने एक कस्टमर आपका तोड़ा है, आप उसके 10 कस्टमर तोड़ लो। इसको आपको करने से कौन रोक रहा है? आपको करने से कौन रोक रहा है? कोई रोका नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर, उसने लास्ट वीक ही आके पूरे प्राइसेस एट कॉस्ट प्राइस ही इज गिविंग इट टू द कस्टमर एंड ही इज लाइक and the customer is calling us and he's saying कि भाई मेरा तो महीने का 2 लाख रुपए बच रहा है, मैं इससे कमा ले रहा हूँ, तो तेरे से क्यों? ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, यही चीज अगर आप बायर हो और आप पिछले 5 साल से 10 साल से किसी से कोई माल खरीद रहे हो, अचानक से कोई एक नया सेलर आता है और वो बोलता है कि भाई साहब आपको तो सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, ये तो बहुत महंगा माल बेच रहा है, ये देखो मैं आपको ये माल देता हूँ, ये आपको महीने का 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए 50,000 रुपए बचवा देगा। क्या आप अपना वेंडर स्विच करना चाहोगे? I will not, because नहीं, आप ना अपने आप को इस कंडीशन से हटा दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं करूंगा। आपको ये बताना है ठंडे दिमाग से सोच के कि अगर आपको एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन, एग्जैक्ट सेम सर्टिफिकेशन, एग्जैक्ट सेम कॉम्प्लायंसेस, एग्जैक्ट सेम टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर आपको कम पैसे में मिलती है, तो मेरे को तो आपका लॉजिक समझ में नहीं आता कि मैं तो स्विच नहीं करूंगा। Sir, I will not switch 100%, maybe 25-30%। वो तब तक के लिए होगा जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि नया वेंडर जो है एग्जैक्टली जो बोल रहा है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आपने उससे एक बार 2 बार ही काम करा और आपको लग रहा है कि हाँ यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो फिर आप 100% शिफ्ट कर दोगे। आप तो सिर्फ अपनी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, विच इज रिस्पेक्टेबल कि हाँ मेरे को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, तो मैं सारा का सारा 100% एकदम स्विच कर दिया तो गड़बड़ हो गई, तो मेरा तो सारा काम चौपट हो जाएगा। तो आप पहला ऑर्डर हमेशा छोटा दोगे, 5-10% वैल्यू का आप दोगे। अगर आपको उसने 1 बारी 2 बारी 3 बारी ठीक से टाइमली सप्लाई कर दिया और यू आर हैप्पी विद द एंड आउटकम, आप इमीडिएटली स्विच कर दोगे पूरा। बट आप करोगे या नहीं करोगे, प्रोसेस क्या होगा? वो सिंगल स्टेप का होगा, 3 स्टेप्स का होगा, 10 स्टेप्स का होगा, वो अलग प्रोसेस है। वुड यू नॉट स्विच? एवरीबॉडी but it will be a slow transition। अरे भैया आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं स्लो करेंगे, मतलब भी स्लो करेंगे? हाँ, ये तो बेसिक बात है, बिजनेस है, करेंगे। तो जब आप अपने वेंडर के साथ ऐसा करने को तैयार हो, तो आपका बायर जब आपके साथ ऐसा करता है तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? इसका मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है कस्टमर रिटेंशन की। तो हमने जैसे उससे बात भी किया, we got the samples of the other suppliers, there was एक मजेदार बात बताऊं, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो एग्जाम खत्म हो चुका होता है। correct। अब आपको उसमें सारे क्वेश्चन आते हो या एक भी ना आता हो, उससे मैटर ही नहीं करता। ये तैयारी जो होती है ना पहले करके रखनी होती है, जिस दिन एग्जाम हो आप अव्वल नंबर में पास हो जाओ। जब क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाता है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, तब तक बात खत्म हो चुकी है, गेम खत्म हो चुकी होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपका कस्टमर रिटेंशन का स्ट्रेटेजी क्या है? आपने आज तक इन कस्टमर से कितनी बारी बात करके उनको ये एहसास दिलाया और सही पर्सन को दिलाया कि हमारे साथ जुड़ के आज तक इतने सालों में आपको इतना फायदा हुआ है? there is no such strategy। आंसर आपको मिल गया।
how will we tell them that what profit they have done? अब इसका मतलब स्ट्रेटेजिक गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर कि मैं कैसे बताऊं उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होने वाला है, क्या धंधा बना रहे हो आप ये? तो तभी आप आपकी क्लास प्राइस के ऊपर निचोड़ दिए जाओगे, प्राइस के ऊपर निचोड़ दिए जाओगे। और ये अभी वही- आपने बताया मेरे को, यही तो हो रहा है मेरे साथ। यही हो रहा है। क्या आपको लिंक दिख रहा है? स्ट्रेटेजिक गैप का लिंक दिख रहा है यहाँ पर? क्या गलती हो रही है? इज दिस विजिबल नाउ? यस सर। अगर How do you आपके पास, calculate that? बताऊंगा, थोड़ी सी सांस लो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना किसी का मुश्किल है, क्या रेवेन्यू कैलकुलेट करना भी मुश्किल है किसी का? रेवेन्यू मतलब अपन sales की बात कर रहे हैं सर उनके साथ। आप क्या बेचते हो गौतम? हम लोग जैसे मेरे पास पैकिंग मटेरियल होता है जो हम लोग इंडस्ट्रीज को बेचते हैं। ठीक है, तो और ये जो garments आपका भी- मटेरियल होगा, ये सामने वाला पर्सन एज ए रॉ मटेरियल यूज करके कुछ फिनिश करके आगे बेचेगा। मतलब उसके फिनिश प्रोडक्ट में पैकिंग के लिए यूज होता है। हाँ, एज ए रॉ मटेरियल और वन ऑफ द Correct. कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन दिस एंटायर प्रोडक्ट एंडिंग या एंटायर ऑफरिंग के अंदर उसका कुछ पार्ट होगा ना। करेक्ट। अब आप क्या ऐसा एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके पूरे ऑफरिंग का कितने परसेंट होता है? इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल परसेंट। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो और ध्यान से सुन के सोच के जवाब दो। जल्दी क्वेश्चन का जवाब देने के कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई प्राइस नहीं मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है, आपका प्राइस जो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है, आपका जो बिलिंग है वो उसकी कॉस्टिंग हो गई ना, करेक्ट। वो उसके फाइनल ऑफरिंग का कितने परसेंट है? 3 to 4%। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपका मार्च 2025 में आपने कितना रेवेन्यू क्लोज करा? वो पर्टिकुलर बिजनेस में 5 करोड़। अगर आपने 5 करोड़ रुपए का आपने अपना बिजनेस बिलिंग करी, तो इसका मतलब ये बाकी लोगों की कॉस्टिंग हो गई। करेक्ट। और अगर ध्यान से समझना इस चीज को, अगर उसकी फाइनल एंड ऑफरिंग के अंदर आपका मटेरियल 3% यूज होता है, तो इसका मतलब उसका लगभग 160 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। करेक्ट सर। कैसे निकाल लिया ये मैंने? आपने उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बस पता लग गया आपको मोटा मोटा 150 से 160, 150 से 175 करोड़ का रेवेन्यू उसने जनरेट करा। इसमें क्या साइंस लगाई है मैंने, इसके अंदर क्या रॉकेट उड़ाया मैंने, कितनी इंजीनियरिंग या एमबीए करनी पड़ी इस चीज को फिगर आउट करने के लिए? गौतम एंड एवरीबॉडी एल्स, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। मैंने आपको पेड वर्कशॉप से आकर के आपको मैंने कोहिनूर वैल्यू का मैंने आपको जन्म दिया है। उससे तो उसका चलो व्हाट इज आवर पार्ट हमको पता चला, बट व्हाट इज ही गेनिंग आउट ऑफ इट वो कैसे पता है? मैंने आपकी बात मान ली, नहीं पता लगा, मगर ये तो आपको पता लग गया कि आपकी वजह से उसने 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा। करेक्ट। इज दिस गुड एनफ इंफॉर्मेशन टू हैव अ रियल कन्वर्सेशन विद देम और नॉट? यस। 150 करोड़ रुपए का कैसे कैलकुलेट किया? प्लीज आई मिस्ड इट, थोड़ा प्लीज एक बार फिर से प्लीज। अगर आपका माल किसी और आपसे सारा कैलकुलेट करवाया तो था अंकित, भूल गया? सर मेरे को उस वक्त भी समझ नहीं आया था ज्यादा, आई एम सॉरी। ये वाइफ है आपकी, कोई पास की या दूर की वाइफ है तो जरा उनको बुलाओ, जरा पेट में मुक्का मारेगा। सॉरी। आपसे कैलकुलेट कराया था कि एक दिन का वो कितना चार्ज करता है आईसीयू का, और आपका माल कितना लगता है उसके अंदर, तो आपका सारा का सारा रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करवाया तो था, भूल गया? सर वो याद है, पर वो मेरे को जो ये फिगर आ रही है ना 150 करोड़ रुपए की, वो नहीं ये कह रहे हैं को- कि उसके जब वो 100 रुपए की बिलिंग करेगा या जो भी उसका होगा प्रोडक्ट, वो 100 रुपए का बेचता है, उसके अंदर से 3% इनका माल लगता है गौतम जी का। जी सर। 100/3 कितना हो गया? 100/3 हो गया 30। 3%। हाँ? 3%। 100/3 3% कैसे हो गया भाई? 33%। अरे परसेंट कैसे हो गया? 33। 3.3। बस 33.3 हो गया। हाँ। इनको 5 करोड़ का रेवेन्यू है, मैंने उसको 33.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म, इतना ही सिंपल है। अच्छा, अभी क्लियर हो गया सर? नहीं हुआ, मेरे को आपकी शक्ल देख के लग रहा है नहीं हुआ। आप नहीं हो गया सर? नहीं, मुक्का खाए बगैर कुछ लोगों को आता ही नहीं है समझ। बट इससे प्राइसिंग कैसे, मतलब अभी वो ऑलरेडी जब वो शिफ्ट हो रहा है मतलब वो customer, टोटल हुआ तब ना? कैसे करेंगे सर? अरे तो आपने जो है देखो, इसके अंदर जो है बिजनेस के अंदर डीपर घुसना पड़ेगा। मैं तो आपके बिजनेस को जानता भी नहीं हूँ, बट मैंने आपको 1 सेकंड में कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके साथ जुड़ने की वजह से उसने 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा कि नहीं करा? करेक्ट। अब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, आपका कॉम्प्लायंस, आपके प्राइसिंग, आपका आफ्टर सेल सपोर्ट, आपका टेक्निकल सुपीरियरिटी, आपका XYZ, उसको बाकी किसी से बेटर लगा तभी उसने आपको ये ऑर्डर दिया होगा।
ये सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तभी आप इसको स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर आगे बढ़ा पाओगे। अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज आप कहते हो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती, मैं तो पीछे से माल खरीदता हूँ और आगे दे देता हूँ, अगर आपके कंट्रोल में इसमें से कोई भी चीज नहीं है, तो फिर सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर आप दबाए जाओगे, वो है प्राइस। सर 100 को 3 से डिवाइड क्यों किया हमने? अभी छोड़ो, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। मेरे को मालूम था आपको समझ में नहीं आया, अभी आप सेशन में आओगे तो आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। डोंट वरी। सर तो बोलते कि आप आउटसोर्सिंग करो, तो आप जिसके पास फैक्ट्री है तो ही हैज एन बेटर एडवांटेज टू गिव मोर बेटर प्राइसिंग। ये आपको तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपको मार्केटिंग एंड सेल्स समझ में नहीं आ जाती। आपको लग रहा है कि फैक्ट्री खोलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। देखो सारा अपने आसपास जूम के अंदर जो लोग बैठे हैं, इसमें से बतेरे लोग फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, मगर फिर भी बिजनेस उतनी तेजी से उतने प्रॉफिटेबली ग्रो नहीं कर पा रहे। बिकॉज अगर आप फैक्ट्री खोल लेते हो, 5000 और चीजें ढंग से आपके सिर के ऊपर आके गिर जाती हैं और आपका ध्यान मार्केटिंग एंड सेल्स से हट जाता है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं भी अगर पॉसिबल होगा तो आपको बोलूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग से ध्यान हटाओ, मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर ध्यान लेकर के आओ। पुनीत हैंड रेज करा है, बोलो। पुनीत, यू हैव टू अनम्यूट। पुनीत, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, यू हैव टू अनम्यूट। सर ये जो 160 है सर, वो हमारे लिए क्या एडवांटेज है उस चीज का सर? अगर जो मान लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सामने वाले का रेवेन्यू, अब आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा ना। आपके साथ में जुड़ा है तो उसने आपसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस बिजनेस करा ही क्यों? भाई आपका अगर सिर्फ प्राइस के ऊपर ही खेल खेलना होता है तो वो उस टाइम के ऊपर जब उसने आपसे खरीदा है, क्या मार्केट में और कोई प्लेयर नहीं था जो आपसे सस्ता माल बेच रहा हो? रीजन कहीं हो सकते हैं सर, हम सस्ते माल के वो रीजन ही तो निकालने हैं आपने, और हर एक रीजन को रुपी या डॉलर वैल्यू के अंदर कैलकुलेशन करनी है। यही तो सीखना है आपको। राइट। यही तो सीखना है आपको कि मेरा इस फैक्टर की वजह से कि मैंने माल 2 दिन पहले सप्लाई कर दिया, वो कह रहा है आग लग रही है मेरे को अभी चाहिए। बाकी मार्केट में लोग कह रहे हैं कि मैं 10 दिन में सप्लाई करूंगा, आप कह रहे हो मेरे पास माल रेडी है, मैं कल भिजवा दूंगा आपको, और आप इसका प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, आपका माल महंगा है फिर भी वो देने को तैयार है। तो इसका मतलब प्राइस इज नॉट द वेरिएबल दैट इज वर्किंग इन दिस कंडीशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइस कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ब्रॉडर लेवल के ऊपर बताता हूँ, प्राइस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, 2 फैक्टर्स, किन कंडीशंस के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तीसरा फैक्टर। बिस्लरी की बॉटल आप कितने की खरीदते हो? 20 रुपए की लीटर। अच्छा, कोई जना 20 रुपए से महंगी खरीदी है कभी आपने? 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए? एयरपोर्ट पे खरीदी होगी सिचुएशन सर। 150 रुपए, 200 रुपए? हाँ जी। 1500 रुपए की, 2000 रुपए की, 5000 रुपए की खरीदना चाहोगे कभी भी? वो भी है सर, ईवान। नहीं, बिस्लरी की बोतल, अपना दिमाग फिर से लगाना शुरू कर दिया। अरे बिस्लरी की बोतल 2000 रुपए में दे तो लोगे कि नहीं लोगे? सब मरता क्या नहीं लेता। अरे हाँ या ना, मैं बताऊं ना, कहानियां क्यों सुना रहे हो? कहानियां मेरे पास ही बहुत है सुनाने के लिए मेरे भाई। यस सर, यस सर। लोगे? क्या से मतलब कुछ भी नहीं है सर। अब आपको मैं रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। अब से 2-3 साल पहले शिमला वाले वहां पर पहाड़ के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ था, और वहां पर घंटों लोग खड़े रहे थे। वहां पे लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, ओल्ड पीपल भी थे। वहां पर लोगों ने बिस्लरी की बोतल 2-2 हजार रुपए की बेची है। किसी ने सुनी है ये बात कि नहीं सुनी है? किसी को मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम सर, जिसने पी उसी को मालूम सर। वहां पे लैंडस्लाइड में ऊपर अरे न्यूज में आया था भाई, न्यूज के अंदर आया था, मैं कोई वहां पर थोड़ी खड़ा हुआ था, न्यूज के अंदर आई थी ये चीज। राइट। नहीं, हमें नहीं पता सर, हो सकता है। अच्छा चलो, आपके मॉडल के लोगों ने, आपके जो आप भी मेरे जैसे मॉडल के हो, थोड़े से अर्ली मॉडल के हो, तो आपको मालूम है एक टाइम के ऊपर टिकटें ब्लैक हुआ करती थी। होती थी। क्यों होती थी? अरे भाई 2 रुपए की टिकट है, लोग 15 रुपए में, 20 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं वहां पर? क्यों खरीद रहे हैं वहां पर? बस जाना ही है उस दिन पिक्चर। बस फ्लाइट है, आपको फ्लाइट बुक करनी है। सबको मालूम है कि जितना जल्दी हम बुक कराएंगे उतना बढ़िया फायदा होगा। अगर आपको जाना है, कल आपकी मीटिंग है, अब आप कहोगे यार 3000 की फ्लाइट यहाँ पे मेरे को 15,000 की मिल रही है। ये किसी ने पिछले 2-4-6 महीने में एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा? यस सर। कब करा आपने ये एक्सपीरियंस? लास्ट मंथ। उससे पहले पूरी दुनिया ने एक्सपीरियंस करी थी ये चीज, याद दिलाऊं?
एक इवेंट हुआ था जो 144 साल में एक बार ही आता था, महाकुंभ। 3000 की फ्लाइट 42,000 में मिल रही है, 6000 की फ्लाइट 42,000 में मिल रही है। किसी ने एक्सपीरियंस करी थी वो चीज? गए थे फिर भी पूरी फैमिली के साथ में कि नहीं गए थे? जिसने गया था, जाना था, वो गया था। बिल्कुल करिए सर। सर 2000 का रूम ना 40,000 में भी लिया लोगों ने। आपने लिया था या यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से किसी ने इससे मिलता जुलता कोई एक्सपीरियंस करा था? सर 1000 रुपए की बोट 15,000 रुपए में ली थी ना? ली थी। तब ये बात समझदारी के ध्यान में नहीं आई, ये मैं क्या कर रहा हूँ। वहां पर तो हीरो बन रहे थे अपनी फैमिली के सामने, अपनी वाइफ के सामने। देख मैंने बोट चलवा दी, बैठ यहाँ पे तेरे को घुमा के लाता हूँ, कुंभ का स्नान करा के लाता हूँ। तब तो ये फीलिंग चल रही थी। किसी ने नहीं समझाया आपको, अरे क्या कर रहे हो गोयल जी, 1000 रुपए की चीज के 15,000 दे रहे हो, क्या समझदारी कर रहे हो? किसी ने नहीं समझाया आपको? या माइंड में नहीं आई बात? दोनों मजे ले रहे थे सर, लेने वाला भी पैसे और देने वाला भी। बस यही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें, बहुत सारी चीजें जो है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताया। कौन खरीद रहा है? गोयल साहब खरीद रहे हैं, राइस किंग। उनको फर्क नहीं पड़ता 2 4 5 हजार 10,000 में इधर उधर। कौन बेच रहा है? जो कंट्रोल कर रहा है उस सप्लाई को। कब खरीदा जा रहा है वो, किन कंडीशंस के अंदर खरीदा जा रहा है? जब 60 करोड़ लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं और अमीर से अमीर आदमी लाइन में लगा हुआ है वहां पर, और 15,000 में खरीदी थी, बहुत सस्ते में छूट गया आप पर। बढ़िया जी, धन्यवाद परमात्मा का। आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? आया। अगर आपको वहां पे दिख रहा है कि 1000 रुपए की चीज 15,000 में बेच रहे, तो ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जहां पर उन्होंने बोट्स डाल दी उस टाइम के ऊपर, खरीद के। कह रहे हैं इंडिया के अंदर बोट बनाने वालों की भी चांदी हुई थी उस टाइम के ऊपर। बोट्स खत्म हो गई थी बनाने वाले जो थे, उनके पास कुछ स्टॉक ही नहीं था। और कहते हैं जी महीना के लिए बुक है, 2 महीने के लिए बुक है। ये मेरी उनसे बात हुई थी जिन लोगों ने 2 बोटें डाली थी, और कहते हैं हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, हमने तो लोन के ऊपर लेके डाली है, और एक दिन का 50-50 हजार रुपये बना के जा रहे हैं। अब मेरी आदत है, जैसे मैं आपसे साथ बात करता हूँ वैसे मैं उनके साथ ही बात करता था। तो जहां पर हम रुके थे वहां से लगभग 1 घंटे का बोट का ड्राइव था, द लैक ऑफ बेटर वर्ड, बोट का रास्ता था। अब 1 घंटा क्या करें, बात कर ली मैंने उससे। कहते हैं सारे जहां पर, अब आप देखो यहाँ पर इसका कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट आया होगा। मैंने कहा क्या करता है तू? कहता मेरा वेल्डिंग का काम है, मैं वेल्डिंग एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा तू बोट चला रहा है? कहता है हाँ, हमारे गांव में तो बोट हम बचपन से चलाते ही थे। कहते हैं अभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बोट चलाने के हमारे को दिन के 20-30 हजार 50-50 हजार रुपए मिल सकते हैं। अब मैंने कहा फिर, अब कहते हैं पिछले 2 महीने से आया हूँ। मैंने कहा बिजनेस? कहता है वो लाला संभालेगा, वहां पर तो मेरी 15,000 रुपये महीने की नौकरी है, यहाँ पर मेरे को 15,000 रुपये दिन के मिल रहे, उससे भी ज्यादा। सर 300 करोड़ रुपए तो बेकार ही लगे जी वहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने में, जो एक न्यूज थी। आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है ना इससे? आ गया जी, आगे बिल्कुल क्लियर हो गया सर, 100% हो गया सर। सो आपको जो है ना इन चीजों को समझना है। अब आपको इस चीज को समझने के लिए 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। अपनी खुद की कंपनी, अपना खुद का प्रोडक्ट, पहला सी। जब तक आपको अपनी खुद की कंपनी, अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में समझदारी नहीं आएगी, धंधा नहीं बढ़ा सकते आप, पहला सी। दूसरा सी इज योर कस्टमर। जब तक आपको कस्टमर के बारे में समझ नहीं आएगा, अब ये इतनी दूर से चल के आया है, ये यहाँ पे बोट में बैठ के ही जाएगा, मैं जो भी बोल दूं ये दे करके ही जाएगा। 15,000 का ये 14,500 करा सकता है, 15,000 का ये 5,000 नहीं करा सकता है। मैं खुशी 14,500 में दे दूंगा इसको। और तीसरा फैक्टर, तीसरा सी, कंपटीशन। मैं 15,000 की दे रहा हूँ, मार्केट के अंदर अभी भी 18,000, 20,000, 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की बोट मिल रही है, 45,000 रुपए की बोट मिल रही है। इसको मिल ही नहीं सकता इससे बढ़िया माल, इससे कम प्राइस के ऊपर। ये तीनों चीजें आपको बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी होंगी। इज दिस समथिंग यू आर फाइंडिंग रिलेटेबल? अभी पिछले 2-3 महीने, 4 महीने पहले की बात है। अभी हम जून के अंदर है, मैं मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ। सर इसमें एक सिचुएशन और थी, मतलब 15 के वो 14.5 भी नहीं हुए। सिचुएशन क्या थी कि मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगा 3 आदमी और साथ में खड़े हैं सिचुएशन के अंदर। मैंने जितनी जल्दी डिसीजन नहीं लिया, तो किसी दूसरे ने यस बोल दी तो वो उसके साथ हो गया। बस मतलब 15 से 14.5 करने की वो नहीं हुई। मैं कभी तू कर, इसका मतलब ध्यान से समझो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। At that point of time, he had more customers than he could handle. What did he do? He raised his prices. Demand and supply thing. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को मार्केटिंग नहीं आती, ले देके तो 2-4 कस्टमर मेरे बंद गए हैं, तो ये भी ना छूट जाए, तो चलो मैं प्राइस कम करके इनको रख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ रखने की। पर ऐसी सिचुएशन तो बहुत कम लाइफ में सर, अभी खूब लग गया, इस टाइप का हो गया, बट रेगुलर लाइफ में जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं। अरे तो आपको देखना है ना कि आपकी टारगेट इंडस्ट्री में कहां पर कुंभ चल रहा है मेरी जान। तो सर वो कैसे देखेंगे सर?
उसके लिए वर्कशॉप में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आने के रेडी हैं वो तो कोई सर वो हमारे आप दिखाओगे ना, राइट? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसका सर। ये बताओ। हमारे यहाँ क्या है सर, कुछ लोग जो है ना ब्रोकर के थ्रू सट्टा खिलाते हैं, जैसे कुछ ब्रांड में ठीक है। कहते हैं भी उन्होंने आज प्राइस भी आज इतने बैग ले, मतलब 2 लाख बैग बेचने हैं, सडन प्राइस रख दिया फॉर एग्जांपल 90 रुपए रख दिया, 90 रुपीज। तो ब्रोकरों ने मार्केट में इस तरह से उसको वो किया भी आज 90 रुपए है, कल यही चीज 91 में होगी, तो वो क्या है उसको 90 से स्टार्ट करके मतलब 2 लाख से शुरू करेंगे बेचना बैग को, और 10 लाख बैग तक वो रेट जो है ना 1-1 रुपए बढ़ाते हुए 95-97 रुपए ले जाएंगे उसको। रियल एस्टेट में भी ऐसे होता है, बैग्स की तो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, रियल एस्टेट में भी ऐसे होता है। वो 97 रुपए में क्या है कि जो पहले दिन फिर क्या अगली बार में जो है ना लोग जो है ना सबसे ज्यादा भी आज शुरू हुई है ना, आज लिखवा दो क्योंकि ये 5-7 रुपए बढ़ जाएगा तो हमारा आएगा। शेयर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, एरोप्लेन प्राइसिंग में भी ऐसे होता है, होटल बुकिंग में भी ऐसे ही होता है, रियल एस्टेट में भी ऐसे होता है। आप जिसकी बात कर रहे हो तो आप एक एग्जांपल दे रहे हो, 5 तो मैंने दे दिया आपको। हर जगह पर ऐसा होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो सबसे पहले टिकट और होटल बुक करो। शादियों के अंदर अगर शादी है घर में, अभी अभी आपको बेटे की या बेटी की हाँ हुई है, सबसे पहले क्या बुक करते हो आप? बैंकेट, वेन्यू। हाँ वेन्यू। उसके बाद क्या बुक करते हो आप? हलवाई कैटरिंग जो क्या भी बुक करते हो? हाँ कैटरिंग या हलवाई। उसके बाद घोड़ा, बैंड, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट। ये सब जगहों के ऊपर कुंभ चल रहा होता है उस डेट को, जिसको कहते हैं साया है, साया है, साया है। समझ में आ रही है बात? करण सराफ, यस सर, समझ में आई बात? यस सर। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर सीजनैलिटी होती है। सीजनैलिटी का क्या मतलब है? उनके बिजनेस के अंदर हर साल कुंभ लगता है। व्हाट ए पॉइंट। अब देखो कितना सिंपल नजरिया है ना इसको देखने का। कोई मार्केटिंग, कोई एमबीए, कोई डिग्री लेनी। और उसमें कुछ भी मार्केटिंग का ऐसा है नहीं, जो सीजनल में करते हैं, सीजन में स्टार्ट करते हैं, 10 दिन के अंदर खेल खत्म करके बाहर हो जाते हैं जी, पूरे सीजन का आधे सीजन का निकल जाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, पटाखों वाली इंडस्ट्री का आपने देखा होगा, कैंडल्स की इंडस्ट्री आपने देखी होगी, राखियों की इंडस्ट्री आपने देखी होगी। हेलो, यस सर, यस सर। दिमाग के कुछ ढक्कन खुल रहे हैं, कुछ बल्ब जल रहे हैं। उन इंडस्ट्री की नहीं चल रहा है सर, चल रहे हैं। हाँ, अब पता है आप क्या बोल रहे होगे? कहते हैं ये राखी का बता रहा है, कैंडल का बता रहा है, पटाखों का बता रहा है। मैं XYZ बेचता हूँ, मेरा तो बता रहा। मतलब आपका धंधा भी मैं ही बढ़ाऊं? सर और कौन बढ़ाएगा सर? आप पे बढ़ाना है। तो प्रवीण जी आपसे तो डिस्कशन हुई है, आपका तो बढ़ना तय है, बाकी को भी एक बार जरा कर लेना। तो भी आ जाएंगे सर, चिंता न करो। सब जो आए हुए हैं ये इसीलिए आए हुए हैं सर, जो ज्वाइन किए हुए हैं। देख लो कितने 87, 67 कितने हैं सर? 67 है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना मार्केटिंग के अंदर आपको ब्रांडिंग की कोई बात नहीं कर रहा, क्वालिटी की कोई बात नहीं कर रहा। अब आप मेरे को बताओ, ध्यान से बताना, मैं कुंभ का एग्जांपल फिर से लेता हूँ। मैं आप में से जितने लोगों ने कुंभ का स्नान करने की इच्छा हुई और वहां पर लोग गए, अच्छा कुछ लोग तो सिर्फ इस वजह से नहीं गए कि भीड़ है, और मेजोरिटी ऑफ लोग इस वजह से नहीं गए कि इस टाइम के ऊपर बहुत भीड़ है, मगर फिर भी 60-70 करोड़ लोग पहुंच गए। अब आप लोग मेरे को बताओ कि क्वालिटी 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 का रोना रोते रहते हो। आप मेरे को एक बात बताओ, वहां पर कितने लोगों ने 300 रुपए की, 500 रुपए की थाली खाई, जो नॉर्मली वैसे 20-25 रुपए की मिलती है? फिर से सेम कहानी, और टेस्ट या मजा भी नहीं था। बट क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा था, जहां देखो लाइन लाइन लाइन, लेना पड़ा और हमारे को काम चलाना पड़ा। पानी की प्यास लग रही है, पानी की बोतल नहीं है, 100 रुपए की वो बोतल बेच रहा है, छोटी वाली जो लिम्का की होती है। ली किसी ने? यस सर। कितने की ली थी आपने गौतम? जो 500 ml की बोतल हमने 100 रुपए, 150 रुपए ऐसे ली थी। अब देखो यहाँ पे, बट कुछ कुछ स्टॉल वैसे भी थे सर जो नॉर्मल प्राइस में भी बेच रहे थे वहाँ पे, जो कंपनी ओन स्टॉल थे। वो आपके जैसे लोगों के स्टॉल थे। वो समझ लो गौतम जी को स्टॉल लगा के बैठे थे वहाँ पे। चलो इसके ऊपर नहीं जाते, इसमें फिर मोरालिटी, रिलीजन और बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी, तो मैं बिजनेस को उन चीजों से सेपरेट करता हूँ, मैं उन चीजों में नहीं जाता। मगर पॉइंट है, क्या किसी ने पैसा बनाया? बहुतों ने पैसा बनाया, बहुतों ने लाइफ टाइम का पैसा बनाया, लाइफ टाइम का। मतलब आपने तो इंटरव्यू सुने होंगे, कहते हैं मेरी 2 लड़कियां, मैंने दोनों की शादी खत्म की तैयारी खत्म कर दी। सुने होंगे ना आपने? सर पैसे छोड़ो सर, कुछ लोगों ने तो फेम भी बना दिया। फेम भी बना दिया। तो इसका मतलब वहां पर लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे को बिठा करके एक लड़का ले गया, कहता है मैं पिछले 1-1.25 महीने से यहाँ पर हूँ, दिन के मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, दिन के 5,000 रुपये कमा रहा हूँ। ये कहता है कि ड्रीम है, कहता है जिंदगी में, कहता है मेरे बापू ने मजदूरी करी है,
महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये बनते थे उसके, मैं दिन के 5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कह रहा है पिछले 1.5 महीने से किताब कोई भी नहीं देखी है। कहता है महीने का जब 1.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये आता है तो सब चीज़ें खत्म हो जाती। पहली चीज़ क्या है, आप समझ रहे हो बात को? पैसा। और हम ब्रांडिंग करने के चक्कर में दलाई जा रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरी बात सुनकर लोगों को लगता है कि मैं ब्रांडिंग के अगेंस्ट हूँ, या मेरी बात सुनकर लोगों को लगता है कि मनीष बजाज ना एग्जीबिशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे को अगर आप ये प्रूव कर सकते हो बैठ के कि मैं एक्स करूंगा और उससे मेरे को एक्स टाइम्स का प्रॉफिट आएगा, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं उसको 5x कैसे करना है, 10x कैसे करना है, 100x कैसे करना है, मेरे साथ बैठ के बता दो, मैं आपको बता दूँ। मगर आज तक का डेटा आपको ये दिखा रहा है कि जितना पैसा आपने लगाया इस एक्टिविटी के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ जलाया ही है। तो फिर मेरे साथ बैठ जाओ, डंडे पड़ने तय हैं, मुक्के पड़ने तय हैं, आपका बंद करना तय है। सर नेक्स्ट चले आगे। इसको ऐसे समझ नेक्स्ट कि ये जो प्रॉफिट है, अगर जो मतलब प्रॉफिट होगा तो चीजें अपने आप जैसे फैलेंगी प्रॉफिट के साथ। अगर जो मतलब इनपुट ना करें चीज में, ब्रांड के लिए एक्सपेंसेस ना करें ब्रांड के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज को आप ब्रांडिंग के नाम पे कर रहे हो, ब्रांडिंग के नाम के हेड के अंदर डालने के सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं। या तो आपको मेजर करना नहीं आता इसका क्या आउटकम निकलेगा, या मेजर कर ही नहीं सकते इसका क्या आउटकम निकलेगा। जब ये 2 चीजें होती हैं तो उसको ब्रांडिंग के हेड में डाल दिया जाता है, क्योंकि जिससे आप ब्रांडिंग करवाते हो वो आपको आके बोलता है सर ब्रांडिंग के लिए आए हैं, ये क्या नाटक लगा के बैठ गए, सेल्स ऑर्डर कस्टमर नए आयो क्या? आपको मालूम नहीं है कि ब्रांडिंग के अंदर सेल वेल नहीं आती। ब्रांडिंग के अंदर तो आपका नाम पहुंचता है लोगों तक, लोग आपको जानना समझना शुरू करते हैं, आपकी रीच बढ़ती है, आपका एंगेजमेंट होता है कि आपको एजेंसी ऐसे आके सिखाती है। फिर आपको लग रहा है कि मैंने इतनी महंगी एजेंसी हायर करी है तो सही ही कह रही होगी। आप ये समझो कि वो आपको चेकर नहीं बनने देना चाहते, वो डूअर हैं। अगर आप चेकर बन गए, आपको चेकिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया, आप उनकी गजब पकड़ दो। वो आपको बता ही ऐसे रहे हैं, सिखाई ऐसे रहे हैं, उसमें चेकिंग होती ही नहीं है। वो आपको क्या दिखाएंगे? होर्डिंग्स की दुनिया के अंदर आपने कभी देखा है? होर्डिंग्स की दुनिया के अंदर एक मैट्रिक है जो बड़ी पॉपुलर है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ आईबॉल्स कॉन्टैक्ट। सुना है आपने? होर्डिंग लगाया है कभी किसी ने? नहीं सुना। होर्डिंग लगाया है किसी ने? सर होर्डिंग्स लगवाया है। पेयर ऑफ आईबॉल कॉन्टैक्ट्स आपने कभी टर्मिनोलॉजी सुनी है? पेयर ऑफ आईबॉल कॉन्टैक्ट्स? नहीं सर। नहीं। अच्छा, अब ये देखो जरा कहानी। अगर मान लीजिए कि एक होर्डिंग लगा हुआ है, वो मेजर करता है कि यहाँ से कितने ह्यूमन बींग्स यहाँ से गुजरेंगे। वहाँ पर एक बंदा बिठा देता है जो सिर्फ ट्रैक करता है वहाँ पर कितनी कारें, कितने रिक्शे, कितने साइकिल वाले गुजर रहे हैं वहाँ से। वो सब ये भी नहीं करते, सिर्फ वो देखते हैं कितने लोग गुजर रहे हैं। अब लोग ज्यादा होंगे या लोगों की आंखें ज्यादा होंगी? ऑब्वियसली आंखें ज्यादा होंगी। तो इसलिए वो ये नहीं बताते नंबर ऑफ पीपल इन दिस एरिया, बताते हैं नंबर ऑफ आईबॉल कॉन्टैक्ट्स। हेलो अब जब लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने पेयर ऑफ आईबॉल्स कहना शुरू कर दिया। सर जैसे मैं एक चीज मनोज जी, जैसे जो सीजनल ये लोग करते हैं, मैं उसको चीज को आपकी बात को कोरिलेट कर रहा था इस बात से कि जिन्होंने सीजनल में मतलब एक किस्म से मार्केट में निकाल दिया, जैसे एक प्राइस पे मतलब कम प्राइस पे जैसे निकाल दिया माल, तो उनका क्या माल फैल गया, नुकसान में तो उसमें भी नहीं बेचा उन्होंने, बट जो मार्जिन कम करके उन्होंने माल दे दिया। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इसको बोलते हैं न्यू कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। आपने अपना प्रॉफिट जीरो नहीं करा, प्रॉफिट कम कर दिया, मगर आपको ये मालूम है, ध्यान से समझो क्या मालूम होना जरूरी है कि अगर मेरे साथ 100 या 1000 या 50 कस्टमर्स नए जुड़ेंगे तो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी होगी। अगर लाइफ टाइम वैल्यू टर्न्स आउट टू बी प्रॉफिटेबल एंड हाईली प्रॉफिटेबल, तो आपने पूरी लाइफ का प्रॉफिट कमाने के लिए एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट आपने कम कर दिया। बट जो क्वांटम लेते हैं मनोज जी, बट क्वांटम लेके मार्केट में तो जाता है ना, मतलब वो मार्केट में तो फैल ही रहा है ना मार्केट तो में। आप इसको ब्रांडिंग का नाम नहीं दोगे, आप इसको बोलोगे सेल्स की स्ट्रेटजी है। ये सेल की न्यू कस्टमर एक्विजिशन आपने इसके अंदर करा है। पर पैरेलली ब्रांड तो डेवलप हो ही रहा है ना, धीरे धीरे अपने आप ही हो रहा है। नहीं जो लोगों के पास जा रहा है सेल तो मिल रही है, सेल मैं कह रहा हूँ ब्रांड की ये पैरेलली बिना पैसा खर्च करे इन्वेस्टमेंट करे मार्केटिंग पे लगाए, मतलब जैसे एक मिनट ये आप कैसे कह रहे हो बिना पैसे खर्च करे? जो प्रॉफिट का आपने परसेंट रिड्यूस करा है वो खर्चा ही तो हुआ। ये आपने उसको किसी और कंपनी को नहीं दिया, आपने अपने किसी और को पास ऑन कर दिया। एंड आई वुड से दिस इज अ बेटर स्ट्रेटजी देन गिविंग मनी टू अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या प्रियंका चोपड़ा सब जगह। वॉल्यूम भी बढ़ गया ना उससे जी, तो प्रॉफिट तो अल्टीमेट उतना ही आ गया। अगर अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर वॉल्यूम बढ़ा करके प्रॉफिट अल्टीमेटली उतना ही आया, तो पहले आप 10 कस्टमर हैंडल कर रहे थे, अब आपको 500 कस्टमर हैंडल करने पड़ रहे हैं या 200 कस्टमर हैंडल करने पड़ रहे हैं, तो सिरदर्दी आपने बढ़ा ली, ओवरहेड्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा। अनलेस यू हैव डन दिस मैथ
एंड फिगर्ड आउट कि मैं ओवरहेड्स को टैकल कर लूंगा। भाई अगर 10 कस्टमर होंगे तो 10 कस्टमर्स की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, अगर 100 कस्टमर होंगे तो 100 की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, 100 के रोने निपटाने पड़ेंगे। तो ओवरहेड्स आपके बढ़ने ही हैं। हाँ, unless you have played it smartly and you have put that into your calculations already in advance, then it will make sense. Otherwise, अगर आप किसी को सिर्फ देखते हो कि उसने प्राइस कम कर दिया, मैं भी प्राइस कर दूं कम, तो अगर आपने पूरा मैथ नहीं करा है तो आपके लिए उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा या आपको खराब कर देगा आपके काम। So it all boils down to understanding your own company, your own business, your own product. जो पहला सी था मैंने आपको बताया था, याद है? राइट। और इसकी आपको याद होगा, मैंने एक और फ्लो में बह के, भावनाओं में बह के, मैंने एक एबीसी स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई थी यहाँ पे, जो मैं अपने पेड प्रीमियम वर्कशॉप को या एडवांस जो कोचिंग होती है, प्राइवेट कोचिंग होते हैं, सिर्फ उनको मैं बताता हूँ। एबीसी स्ट्रेटजी याद है जो मैंने बताई थी, जो इंडिया मार्ट को कैसे टैकल करना, याद है या भूल गया? भूल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मजा आएगा, भूल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज की वैल्यू नहीं होती। इसलिए किसी ने करा भी नहीं होगा। वेरी नाइस, बढ़िया, मेरे लिए अच्छा काम कर रही है चीज। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर से कस्टमर चर्न का आपने प्रॉब्लम देखा होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मेरा कस्टमर मेरे को छोड़ के कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, और सीमिंगली शायद प्राइस की वजह से जा रहे हैं। इफ प्राइस इज द ओनली कंसर्न, थर्ड फैक्टर फिर से बता रहा हूँ आपको, इफ प्राइस इज द ओनली कंसर्न, सूनर और लेटर आप लपेट लिए जाओगे। अगर सिर्फ आपका कस्टमर प्राइसिंग के ऊपर ही बाय करता है तो कस्टमर लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, ब्रांड लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आपको दिखता है कि मेरी रिक्वायरमेंट सामने वाले प्रोडक्ट से फुलफिल हो सकती है और ये मेरे को 2 पैसे सस्ता मिल रहा है, मैं वो ले लूंगा। और अच्छा, कितना सस्ता होगा तो मैं ले लूंगा, अगर इससे ज्यादा सस्ता, इससे कम सस्ता होगा तो नहीं लूंगा। क्या इसका भी मैट्रिक मालूम है आपको? मेरा क्वेश्चन क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से कितना सस्ता, अगर इतना सस्ता बेचेगा तो मेरा जो बायर है वो शिफ्ट नहीं करेगा, अगर वो इतना सस्ता बेचेगा तो मेरा बायर शिफ्ट कर देगा। आपने ये कैलकुलेशन लगाई है कभी कि कितना सस्ता करने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा सस्ता कर दिया तो वो खरीद लेगा वहां से। मे बी 10%। जब आपने कहा मे बी, यू लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। मैथ करा आपने? नहीं सर। या अंदाजे लगाए? तो अंदाजे लगाने से बात नहीं बनती ना गौतम। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गड़बड़ होती है कि आपका सारा का सारा मेजरली 60, 70, 80, 90% बिजनेस 2-4 बड़े कस्टमर से ही आ रहा हो। अब जैसे ही उनमें से ऐसा कोई एक कस्टमर हिलता है, आपका सारा बिजनेस डोलने लग जाता है। ये बात कितने लोगों को रिलेटेबल लग रही है? मेरे पास 2 दिन पहले एक पर्सन आए, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरा 70-80% बिजनेस एक ही क्लाइंट से आ जाता है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि उससे इतने सालों से काम चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से ऑर्डर आता है, मेरी टीम सप्लाई करती है, मेरा नियरली ऑटो पायलट हो। अब ये अच्छी बात है या गड़बड़ बात है इसके अंदर बिजनेस के हिसाब से? गड़बड़ बात है। गड़बड़ बात है सर। डिपेंडेंसी है एक ही क्लाइंट पे। ये आपको क्यों समझ में आ रहा है, उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो तो कह रहे कि मेरी विन है। उसने आपका कोर्स नहीं किया होगा। कोर्स तो आपने भी नहीं करा हुआ पुनीत। सर आपसे मिलके इतना तो समझ आई है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि आपके कुछ गिने चुने लार्ज क्लाइंट्स के ऊपर जो है ना, आपकी मेजर डिपेंडेंस है सर्वाइवल की एंड प्रॉफिट की, एंड दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक। इसका मतलब आपकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं है, बस किसी वजह से आपके पास 2-3-4 क्लाइंट्स आपके पास आ गए हैं बड़े, अब उनकी वजह से ही सारा चल रहा है, और आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी, हिम्मत नहीं करी, कोशिश छोड़ देता हूँ, हिम्मत नहीं करी कि अगर इनमें से एक क्लाइंट हिल गया या कोई 2 क्लाइंट हिल गए किसी XYZ रीजन की वजह से, आपकी कंपनी का क्या हासिल होगा, क्या हाल होगा। सर इसी से रिलेटेड ना मेरा एक पॉइंट है, बठिंडा में मेरा एक कस्टमर है, वो साल का ना 1 करोड़ का काम करता है मेरे साथ, और अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए कमाता है, और 5 साल पुराना कस्टमर है। इस साल हम एंड में उसकी पेमेंट के हिसाब से एक सीडी देते हैं उसे, 2% की ऑन टाइम पेमेंट आएगी तो हम साल में रेवेन्यू बना के 2% सीडी आपको दे देंगे। इस साल उसकी ना 1.5 लाख सीडी लेस हो गई क्योंकि उसका पेमेंट किसी वजह से लेट आया। सर वो फैल गया, पार्टी कहती है मैं काम बंद कर दूंगी, मेरे को मेरा 1.5 लाख काट कर, पैसे रोक के बैठ गया। हमने उसे ये सब कुछ दिखा दिया आफ्टर योर क्लास, वो जो भी हमने बनाया था अपना कि भाई हमने जैसे 5 करोड़ काम किया, मेरे तो आपने क्लास अटेंड नहीं करी, मेरा तो कुछ नहीं दिखाया, मैंने तो कुछ नहीं सर, आपने राहुल सर की क्लास में लिखवाया था ना, मैं हाउ टू बिल्ड अथॉरिटी और जो सब बनवाया था, तो हम ना उससे रिलेटेड आप ओके बोलो, आप कंप्लीट कर लो फटाफट से, आप अपनी भड़ास निकाल लो पहले, फिर बात करता हूं मैं। सर उसमें फिर क्या हुआ, उसको ये दिखाया गया कि भाई तूने टोटल धंधे में 35-40 लाख रुपए लगा रखा है, 1 करोड़ तो हमसे पिछले 5 साल में कमा चुका है, उसके बाद भी तू 1.5 लाख रुपए के लिए हमारे से लड़ रहा है, तो क्या ये तरीका सही है? सर उसको बात समझ आ गई, वो ना उस समय स्टेप बैक कर लिया, आधे में हमारा सुलह हो गई कि चल 75 दे रहे, 75 हमारे आगे बढ़।
अब उसने क्या कर लिया सर, उसने हमारे ट्रेड के ना 10 इंपोर्टरों के साथ बात करनी शुरू कर दी, और अब वो और उस शहर में ना सर उसको सबसे बड़ा उसको आपने उसकी पावर दिखा दी। आपने जाम्बवंत में जैसे हनुमान जी को पावर दिखाई थी 100 योजन का समुद्र लागने के लिए कि आपके पास इतनी पावर है, आपने दिखाया कि आप मेरे से इतना माल खरीदते हो, उसको लगा मैं इतना माल खरीदता हूँ सर मैं किसी और से बेटर प्राइस ले सकता हूँ, उसने बातों को निचोड़ दिया। लेकिन सर अब उस शहर में उससे बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब अगर हम देखते हैं हमारे ट्रेड में वो एक अकेला ऐसा प्लेयर है जो जिसकी कैपेसिटी ना क्रेडिट देने की बहुत अच्छी है। छोटे शहरों में ना सर वेट करो, मैं यहाँ पे प्राइवेट कंसल्टेंसी देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ब्रॉडर लेवल के ऊपर समझना है। यहाँ पर मेरी प्राइवेट कंसल्टेंसी बहुत महंगी है, ओके। तो यहाँ पर आपको भी समझना है कि गलतियां क्या हो रही हैं, उन गलतियों को अवॉइड करना। पहले गलतियां तो समझ लो क्या गड़बड़ हो रही है। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आपका डिपेंडेंस जो है 2-3 कस्टमर्स के ऊपर है पूरे बिजनेस के सर्वाइवल और प्रॉफिट का और ग्रोथ का, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि जब तक उनके साथ में चल रही है आपकी गाड़ी ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन कोई और वेंडर पहुंच गया, किसी दिन वहां पर उसको कोई और प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है जेन्युइन इशू आ गया हो। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपका बड़ा कस्टमर है और आपसे अच्छा खासा माल खरीदता है और आपकी 60-70% बिजनेस वहां से आता है। अब मान लीजिए कि ट्रंप के आने की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, चाइना की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, कोविड की वजह से कुछ भी हो गया, डिफेंस पैक्ट की वजह से इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से कुछ भी ऐसा हो गया, फ्री ट्रेड की वजह से कुछ भी ऐसा हो गया, जो वैसे हजारों लाखों फैक्टर्स होते हैं जिनका जीरो कंट्रोल है आपके हाथ पे, और वो कस्टमर का धंधा उससे इंपैक्ट हो गया नेगेटिवली। अगर उसका धंधा नेगेटिवली इंपैक्ट हो और आपका डिपेंडेंस सारा का सारा उसके ऊपर है, तो आपका धंधा भी गया। तो इसका क्या मतलब है, ना आपको मार्केटिंग की समझ है, ना सेल्स की समझ है। आपके पास ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ना कोई सेल्स स्ट्रैटेजी है। इसकी वजह से जो 1-2-4 कस्टमर्स बन गए भगवान की दया से, यही बोला जाता है। आपको उसके बाद समझ नहीं आ रहा कि चौथे के बाद 5वां कस्टमर, 8वां कस्टमर, 10वां कस्टमर कैसे लेकर के आऊं। ये अगर आपने सीख लिया कि हाउ डू आई एक्वायर मोर कस्टमर्स आइदर ऑफ दैट लेवल, और एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपको ये क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि एक कस्टमर है जो आपको लेटर से आपका 10 करोड़ का टोटल साल का रेवेन्यू है और एक कस्टमर आपको 7.5 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है, तो आपका फोकस मालूम है किस चीज के ऊपर होना चाहिए। वो 750 करोड़ आपके टोटल बिजनेस का 20-25% लेवल के ऊपर आ जाए। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आई? आगे सर, आगे बिल्कुल आगे सर। तो वो 7.5 करोड़ आपके 20%, 25% लेवल के ऊपर लाने के लिए आपको जो है 30 करोड़ का बिजनेस बनाना पड़ेगा। नहीं तो किसी दिन ये 7.5 करोड़ वाला कस्टमर हिल गया आपका, तो 10 करोड़ का धंधा टॉपर। हाँ, 30-40 करोड़ में से आपका 7 करोड़ का धंधा हिला, आप फिर भी सस्टेन कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे, ग्रो कर लोगे। मगर अगर 10 करोड़ में से 7-8 करोड़ का धंधा एक कस्टमर से हिल गया, सर्वाइवल क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है सर्वाइवल पे। अब ये चीज करने के क्या क्या तरीके हैं कि आप 7-7 करोड़ के 3-4-5 कस्टमर्स और ले आओ। मगर यहाँ पर आपको किस चीज को ध्यान में रखना है, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो सारे के सारे एक ही इंडस्ट्री के सारे शेयर्स तो नहीं खरीद के बैठ जाते। उसके लिए एक वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है कि इस इंडस्ट्री से कुछ खरीद लिया, इस इंडस्ट्री से कुछ खरीद लिया, इस इंडस्ट्री से कुछ खरीद लिया। अगर ये इंडस्ट्री डाउन होगी तो चांसेस है ये इंडस्ट्री सस्टेन कर रही होगी या बढ़ रही होगी। इसको क्या वर्ड बोला जाता है? डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी। कितने लोगों को बात क्लिक कर रही है, कितने लोगों को लग रहा है ये तो नॉनसेंस है, मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं। मनोज को मेरे धंधे के बारे में मालूम नहीं। सर गारमेंट्स में कैसे करेंगे? गारमेंट्स में तो गारमेंट ही होता है। मैंने बोला था एक मैं जरूर बोलेगा कि मनोज को मेरे धंधे के बारे में अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए, कहते हैं हम ना हाई एंड कैशमेयर के अंदर काम करते हैं, तो हमारा ना सीजनैलिटी जो होती है वो 2-3 महीने की होती है जब प्रॉपर सर्दी पड़ती है। ओके, तो मैंने कहा बाकी 9 महीने क्या करते हैं? कहते हैं बाकी 9 महीने थोड़ी बहुत ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा पर्सनल टाइम, मिनी टाइम, फैमिली टाइम हो जाता है, बाकी उन 3 महीनों की तैयारी करते हैं। अब ये बात आपको लॉजिकली सबको ठीक लग रही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर? हाँ नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, नॉनसेंस किसको बोले? अब मैंने उनको ये बोला कि यार तुम अगर इंडिया के अंदर सिर्फ 3 महीनों के ऊपर डिपेंड करते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 महीने सर्दी पड़ती है। साउथ में तो वो सर्दी पड़ती नहीं है कभी भी, सारा साल साउथ रहती आउट हो गया। सेंट्रल इंडिया में भी ज्यादा कुछ नहीं होता, तो मेजरली आपका बिजनेस जो है नॉर्दर्न इंडिया की 2-3-4 स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। हाँ जी हो गया। मैंने कहा क्या आप ऐसी और लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पर इन 3 महीनों के अलावा सर्दी पड़ती है? अब ये बात कितने लोगों को क्लिक कर गई? एक्सपोर्ट्स। यस।
अब कहते हैं कि मेरे को तो एक्सपोर्ट मैंने कभी करा ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिस दिन पैदा हुए थे कपड़े बनाने आते थे, सीख लिए। अब ये एक्सपोर्ट कहाँ करूँ, कौन सी कंट्री के अंदर करूँ, इसकी साइंस है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे फ्री सेशंस अटेंड करे हुए हैं, इसके अंदर मैंने दिखाया था कि गूगल से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्रीज को, कौन सी स्टेट्स को एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में कौन सी सिटी को टारगेट करना है। अब उसके बाद में जब आपको जियोग्राफिक लोकेशंस पता लग गई, फिर आपको गूगल को कैसे यूज करना है, फेसबुक को कैसे यूज करना है, लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, सारी साइंस मैंने जो अपने फ्री सेशन के अंदर दिखाई थी। तो अब आपको फिर से समझ में आया कि आपको जो है ना दिमाग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए खुद ही लगाना पड़ेगा। कोई एक्सटर्नल बंदा आएगा और वो आपके लिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए दिमाग लगाएगा और आपके बिजनेस को 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स ग्रो कर देगा। अगर उसकी इतनी दिमाग की पावर होगी, इतना उसका वो होगा ना, तो वो आपके साथ 10 20 50 साल में काम क्यों करेगा। मेरे पास ये बात इसका रिलेटेबल एग्जांपल एक और बताऊं सर? बताइए उनको। हमारे स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स है, उनका रहता है कि भाई अप्रैल का ही सीजन है, बाकी तो हमारा होता नहीं सर, क्या करें ये वो। तो ऐसे ही पूछने आ गए थे। मैंने कहा तुम यूनिफॉर्म बनाते हो, तुमने टारगेट स्कूल्स कर रखे हैं, तो तुम्हें अप्रैल मार्च में ही बिजी रहोगे। मैंने कहा आप कितनी सिक्योरिटी सर्विसेज है उनकी यूनिफॉर्म बना दो, बहुत सारे सिक्योरिटी सर्विसेज में, कॉर्पोरेट्स में इन लोगों को टैप करो। हाँ, तो मैंने कहा वहाँ टैप करो तो आपको तो साल भर बिजनेस मिलता रहेगा। तो उसका जो लीन पीरियड था वो भी अब इनकम पीरियड बन गया। तो वो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या क्या सोर्सेज मिल दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर। और ये दिमाग लगाने से बिजनेस जो है सारा का सारा दिमाग का खेल। तो मनोज सर, मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो आपने बोला था ना कि आप एक्सटर्नल आदमी को हायर कर लो और कभी कुछ होता नहीं है, तो आई हैव ऑलरेडी बर्न अराउंड 10 लाख रुपीज ऑन एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, मतलब पहले 2022-23 में। और लास्ट में क्या होता है कि जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो एक ही बहाना मारते हैं कि भाई मैंने तो ये स्ट्रैटेजी बताई थी, आपने ये पॉइंट नहीं किया, इसलिए पूरा स्ट्रैटेजी फेल हो गई, और जिसके आपके पास में कोई आंसर नहीं होता है। तो अरे आपको समझ में नहीं आ रहा था तभी तो आपने उसको एग्री नहीं करा। अगर समझ में आ रहा होता है पहले डे 1 के ऊपर समझ आ रहा था तो पहले ही कर लेते आप। एग्जैक्टली बात वही है। तो कहने का मतलब जो आपने बोला ना कि खुद को मेहनत करके अपना स्ट्रैटेजी निकालना पड़ेगा, एंड नो एक्सटर्नल पर्सन विल कम एंड ग्रो योर बिजनेस 100x, ये तो कंफर्म। दैट इज वन। दूसरा, हिंट आइडियाज आपको आ सकते हैं, मगर उसको डिटेल में घुस के उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको कैलकुलेट खुद के लिए खुद ही करने पड़ेंगे। और टिपिकली जैसे मनीष ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया कि मैंने एक्सटर्नली किसी पर्सन को हायर करा है या करा था, तो मालूम है हम लोग हायरिंग कैसे करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का कोई सेल्स का कोई मिडिल लेवल का या टॉप लेवल का बंदा उठा करके ले आते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि बड़ी कंपनी के अंदर जो है अगर वो काम करा है तो क्या वो एक सिंगल पर्सन था उस कंपनी के अंदर? उस कंपनी के अंदर वैसे हंड्रेड्स ऑफ और लोग होंगे। आपको ये कैसे मालूम कि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो सिर्फ एक इस बंदे की वजह से कर रही है? सेकंड, उस बंदे ने जितने बड़े स्केल के ऊपर काम होते हुए देखा है, वहां पर देखा है कि लाला जी से या ऊपर कंपनी से या ऊपर मैनेजमेंट आ जाते हैं, इस साल हमने ब्रांडिंग के ऊपर इतने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वो आके आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई साहब ब्रांडिंग तो करो, मार्केटिंग तो करो, इतने करोड़ रुपए की होर्डिंग। उसने क्या देखा है कि उनकी कंपनी होर्डिंग लगाती है, रेडियो करती है, न्यूज़पेपर एड करती है, टीवी करती है। वो आपको भी आके यही बोलेगा क्योंकि उसने आज तक देखा ही वही है। फिर आप कहते हो ये तो हमारे पास बजट नहीं है करने के, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो उस बड़ी कंपनी से आपकी छोटी कंपनी में आएगा तो आप उसको सिर्फ एक ही इंसेंटिव दे सकते हो, वो है पैसा। जो पैसा वो वहां पर ले रहा है उससे आप 1.5 गुना 2 गुना पैसा दे देते हो, उसका डेजिग्नेशन हायर कर देते हो। इस लालच में वो आपके पास आ जाता है। जब वो आपके पास आता है और वो वही कहानियां सुनाता है जो उस बड़ी कंपनी के अंदर होती थी, वो आप उनको मैच नहीं कर सकते, और उसके बाद सीधा सीधा ये एक्सक्यूज आ गया कि मैंने तो आपको बोला था। एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली ये पूरा मॉडल बार-बार बोला आपने, पॉइंट टू पॉइंट, स्टार्ट टू एंड। क्या किसी और ने भी ये चीज करी है और रिलेटेबल लग रही है ये बात? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बार बार सेम स्टोरी। मेरे पास मेरी वर्कशॉप करने के बाद मेरे पास एक पर्सन ने मेरे को एक पर्सन के साथ में मीटिंग फिक्स कराई। मतलब ये एक बार ही नहीं हुआ, मेरे पास कई बार हो चुका है। एक लगभग 15,000 करोड़ की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला कि वी आर हायरिंग एक्सपोर्ट के लिए, हम जो है एक पर्सन हायर कर रहे हैं हेड ऑफ एक्सपोर्ट, और एक कर रहे हैं हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर एक्सपोर्ट कंट्री। तो कहते हैं कि मैं एक बार ही चाहता हूँ कि आप उनसे 5 मिनट बात कर लें। और 5 मिनट बात करने के बाद मैंने तो मना कर दिया, मैं तो हायर नहीं करूँ। अगर वहां पर वो ये बोल रहे हैं कि ये तो देखना पड़ेगा आपकी कंपनी के हिसाब से, अगर वहां पर उसका क्वेश्चंस का, क्रिटिकल क्वेश्चंस का जवाब है ये तो देखना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट हायर और द रॉन्ग हायर। और आपको लगता है
हाँ ये तो सही कह रहे हैं, देखना पड़ेगा ये कैसे बता देगा आपको। ये जवाब सही कैसे लग जाता है, क्योंकि वो चीज आपको खुद ही नहीं मालूम। जो चीज मेरे को नहीं आती, मैं दूसरों को कैसे चेक कर सकता हूँ ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ये बात कितने लोगों को आहत कर गई, यार मैंने भी हायर करा था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, महंगा पर्सन लेकर के आए तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कितने लोगों से रिलेटेबल लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, वो मैच कर जाती है ना वेवलेंथ। मेरी जान कर चुका है ना, तो बता, दूसरों के ऊपर मजाक मत कर, वो दूसरों के ऊपर हंसी थोड़ा, वो सिर्फ मेरा अधिकार है। सर मैंने 2 बार कर लिया, इसलिए मेरे पर हंस सकते हो आप। आई हैव डन इट ट्वाइस। बाकी बड़े सारे लोग इसलिए नहीं बोल रहे यार। गड़बड़ हो गई। ओके, सो ये एक और गलती है कि मेरे को तो धंधा बढ़ाना नहीं आता, किसी और को मैं महंगे प्राइस के ऊपर हायर करूंगा और वो मेरा धंधा आकर के बढ़ा देगा। दैट इज अनदर बिग 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 प्रॉब्लम। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। ये बड़ी फैंसी स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है कि एप्पल के सीईओ ने कैसे हायर करा, या एप्पल के सीईओ को निकाल के पेप्सी के सीईओ को कैसे लेकर के आए, उन्होंने कैसे उनको वो क्या नाम है कंपनी का वो दिया, वो ई सॉफ्ट के ऊपर बात होती है, बड़ी फैंसी लगती है स्टोरी। मैं ई सॉफ्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, अगर आपको खुद ही का बिजनेस खुद को ही बढ़ाना नहीं आता, किसी और से कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे बढ़ा देगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेबल है, ये 95, 97, 99% एप्लीकेबल, क्योंकि अगर किसी का भी नहीं बढ़ता होता तो कोई भी हायर नहीं करता होता। एसएमई लेवल के ऊपर ये 99% एप्लीकेबल। 1% का मैं आपको देख रहा हूँ कि शायद कोई लकी है। मैंने अभी तक ऐसा कोई किस्सा सुना नहीं है जो मेरे को आपने आकर के बताया कि हमने एक्सवाइजेड कंपनी से बहुत बड़ा बंदा या बहुत साथी बंदा हायर करा महंगे प्राइस के ऊपर, और उसने मेरा बिजनेस 5x 10x 100x बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करा। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है, मोर पावर टू यू, दैट इज रियली अमेजिंग फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गड़बड़ क्या होती है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बड़ी सारी बारी। नेक्स्ट जो गड़बड़ होती है कि आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजिक अप्रोच ना पता होने की वजह से आप जो है ब्रांडिंग के नाम के ऊपर पैसा जलाए जाते। मेरे पास एक पर्सन आए, कहते हैं हमने ना होर्डिंग लगाना, तो हमारे को ना बड़े सारे कस्टमर्स ने आकर के बोला, अरे वाह, अब तो आप बड़े हो गए हो, अब तो ब्रांड आपका डेवलप हो गया है, अब तो ब्रांडिंग शुरू हो गई है, अब तो बड़ी कंपनी हो गई है। कहता है मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अच्छा, कितने लोगों ने बोला आपको? कहता है सर मैं 5-7 लोगों को तो डायरेक्टली समझता हूँ कि उन्होंने बोला मुझको आता थे। मैंने कहा 5-7 लोग जो थे ये आपके पुराने कस्टमर थे या नए कस्टमर थे? कहते हैं सर ये तो पुराने कस्टमर थे, 2 फ्रेंड्स वगैरह थे। यही आपको समझना है, वो 5-7 नए कस्टमर्स नहीं थे होर्डिंग लगाने की वजह से जिन्होंने आपको आके कांग्रेचुलेट करा। और कितना रुपया खर्च कर रहे हैं? 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ होर्डिंग के ऊपर। तो अब आप ये देखो, सिर्फ आप अपनी ईगो को जस्टिफाई या सेटिस्फाई करने के लिए आपने वो 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ लगा लिया। इसका क्या मतलब वो 30 लाख रुपए साल के दे रहा है। ये कहाँ से कट रहा है? आपके प्रॉफिट में से कट। अब अगर आपका 10% प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जीपी मत खेला करो। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? जो पैसा आप जेब में डाल के घर ले जाओ या री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस के अंदर। तो अगर आपका 30 लाख रुपया लग रहा है और 10% आपका नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस होर्डिंग्स की वजह से 3 करोड़ रुपए का धंधा अगर आएगा साल में, तो आप मात्र ब्रेक इवन करोगे। 3 करोड़ रुपए का धंधा नहीं करोगे। 3 करोड़ रुपए का धंधा आया नहीं, पता नहीं सर। धंधा लगाने के लिए तो होर्डिंग लगाया ही नहीं था, वो तो ब्रांडिंग के लिए, रीच के लिए, अवेयरनेस के लिए लगाया। ये बात तो सुनने को नहीं लग रही है सर, होर्डिंग से धंधा तो आता ही नहीं हमारे लिए। अच्छा, मजेदारी वाली बात क्या है, होर्डिंग लगाया हुआ है, होर्डिंग पे कॉन्टैक्ट डिटेल तक नहीं लिखती, मोबाइल नंबर या QR कोड या कुछ भी नहीं लिखता हुआ, सिर्फ नाम लिखता हुआ है बड़ा सा। मतलब आप खुद ही चाह रहे हो कि धंधा नहीं आए, बस नाम फैलेंगे। देखे आपने ऐसे होर्डिंग? मेरे पास एक पर्सन आए, लगभग 800-900 करोड़ की कंपनी, और बजट भी अच्छा खासा था मार्केटिंग का। अब मेरे को उन्होंने बोला कि हमने अभी एक हाई एंड एजेंसी हायर करी है और हम लोग अभी होर्डिंग्स लगा रहे हैं। अच्छा जी, होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने कछुआ लगाया हुआ और कंपनी का नाम लिखा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? मेरे को तो समझ नहीं है। ये सर आई कैन अंडरस्टैंड रिलेटेड, क्योंकि आपको मेरे बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए आपको क्लिक नहीं करेगा। तो मैंने कहा क्या मतलब है? तो आप ध्यान से समझते हैं तो बताना। कहते हैं सर हमारे पास में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको अगर आप मार्बल्स के ऊपर या ग्रेनाइट्स के ऊपर लगाओ तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ये जो कछुआ दिखाया ना हमने, कछुए जो होते हैं ना, वो नॉन स्पीशीज के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर उनकी सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट लाइफ फॉर्म होती है, लाइफ वो होती है,
ड्यूरेशन देखिए, इसलिए हमने कछुआ दिखाया है। इसकी ये कछुए का सिंबलिज्म है कि हमारा केमिकल लगाने से आपके मार्बल की और ग्रेनाइट की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सिर पकड़ लिया और इसमें करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये एजेंसी ने प्रपोज करा और अभी आप हंस रहे हो ना, आपकी जब एड से आपके मैं मार्केटिंग मैसेज निकालूंगा ना, आपने भी सारे रायते फैला रखते हैं। कभी आपने एक चीज देखी है, शायद आपने पता नहीं नोटिस करा हो या ना करा, ऑब्जर्व करा ना करा हो, आप कभी रोड के ऊपर या कहीं पर जा रहे हो, आपने कोई होर्डिंग देखा, आपको समझ में नहीं आया ये कंपनी करती क्या है, कभी आपने ऑब्जर्व करा है? जैसे और सिंपलर लेवल के ऊपर ले आता हूँ मैं आपको। अगर आप कहीं ग्रुप में बैठे हुए, आप जानते नहीं हो साथ में कौन है, अगर आप विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करो तो आप 70, 75, 80% लोगों का विजिटिंग कार्ड देख करके नहीं बता सकते ये बंदा करता क्या है। ये हेलो, बिल्कुल सही करें। क्या मतलब है इसका? अरे बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस कार्ड। ये बिजनेस के बारे में बात करे, बिजनेस के बारे में बताए कि हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्या कर सकते हैं। और बिजनेस कार्ड देख के ही अगर समझ में नहीं आ रहा है बंदा क्या करता है, तो आप समझ लो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या लेवल है आपके माइंड के अंदर और आपकी कंपनी के अंदर। पहले विजिटिंग कार्ड्स पे लिखा होता था नीचे ऑल काइंड ऑफ, आजकल तो बड़े फैंसी हो गए, उसको जो सिर्फ नेम, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। फैंसी बनाओ, फैंसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स हायर करो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया ये तो इंश्योर करो कि बिजनेस कार्ड देख करके सामने वाले को समझ तो आए आप करते क्या हो। 100%। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, और ये मैं एक्सरसाइज हजारों बारी कर चुका हूँ। मेरी वर्कशॉप के अंदर लोग बैठे होते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि कोई जना जो एक दूसरे को जानता है साथ में नहीं बैठेगा, नहीं तो आपस में उनकी वो यारी दोस्ती शुरू हो जाती है। अब मैं बोलता हूँ कि अपने कार्ड्स एक्सचेंज करो, और अब मैं बोलता हूँ कि बताओ आपके साथ वाला पड़ोसी क्या करता है। लोग नहीं बता पाते ये क्या करता है। ये रियल प्रॉब्लम है गाइस, रियल प्रॉब्लम। कितनी छोटी प्रॉब्लम है मगर कितनी बड़ी प्रॉब्लम। ये बात समझ में आ रही है? मजा आ गया? किसी का दिमाग का ढक्कन खुला तो लिखो एमएबी खुला। और अब आप यही चीज देखो, ये आपका बिजनेस कार्ड से शुरू होता है। अब यही चीज आपकी वेबसाइट के ऊपर, यही चीज आपकी ईमेल्स के अंदर, यही चीज आपके होर्डिंग्स के ऊपर, यही चीज आपके मार्केटिंग मैसेजेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है बताना क्या है। यही चीज आपके एनवेलप के ऊपर, यही चीज आपके लेटर हेड के ऊपर, यही चीज आपके इनवॉइस के ऊपर, यही चीज आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, यही चीज आपके प्रपोजल्स के अंदर, यही चीज आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, यही चीज आपके जो आप कोटेशंस देखते हो उसके अंदर, हर जगह पर सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि बोलना क्या है। और यही चीज जो मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर सिखाता हूँ कि यार ये गलत है, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो होते हैं कि आपके पास एनफ लीड्स ही नहीं है, या फिर आपके पास जो लीड आते हैं किसी काम की नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होती। ये आप में से कितने लोगों को रिलेटेबल लगता है? यू डू नॉट हैव एनफ लीड। मैंने इसके ऊपर असेसमेंट करा था, मोर देन 83% बिजनेसेस डू नॉट हैव एनफ लीड। एंड जो लोग कहते हैं लीड्स की कमी नहीं है, वो ये बोलते हैं कि लीड्स की कमी नहीं है, मगर वो दूसरा रोना रोते हैं, कहते हैं लीड्स की कमी नहीं है मगर कन्वर्ट नहीं होती। लीड भर भर के आ रही है मगर कन्वर्ट नहीं होती। ये कितने लोगों को रिलेटेबल लगता है कि आपके पास एनफ लीड्स नहीं है या लीड्स कन्वर्ट नहीं होते? ये कितने लोगों को रिलेटेबल है? सर ग्रेट। डीएसपी आपका क्या बिजनेस है? मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ। ओके, तो आपके बायर्स कौन लोग होते हैं? मोस्टली इंडिविजुअल हाउस मेकर होते हैं और वो हमें काम आर्किटेक्ट के थ्रू मिलता है मोस्टली। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल होम ओनर्स हो गए और उसके बाद जो हो गए आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए। डिपेंडिंग ऑन कि आप बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से आप पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं या रेनोवेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके साइज के प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, आपका टारगेट ऑडियंस वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। अब आपके जैसे बिजनेसेस के लिए बड़ी ही सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं कि देखो आर्किटेक्ट को क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्टर से? काम, कमीशन। हाँ अच्छा, क्या ये सही है गलत है? सही, यस सर सही है। इसमें कुछ सही गलत नहीं है यार, वो बिजनेस है उनका, वो बिजनेस कर रहे हैं। यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी और टाइम, या उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। बस। कुछ लोग पहले फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, कुछ लोग दूसरे फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, मगर दोनों फैक्टर मानते हैं जी। तो अब आपको जो है आर्किटेक्ट से बात क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसको ये समझ में आ गया। दूसरा, आपको मालूम है पूरे इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स हैं कितने? नहीं। मेरे एक पास्ट बैच पार्टिसिपेंट ने मेरी इस स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर काम करा था और वो कहता था कि मैंने 73-75,000
आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर का डेटा निकाल लिया है एंड मेरे को अभी भी सॉलिटी नहीं कि आई एम नॉट इवन हाफ बेस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर आर्किटेक्ट्स हैं, तो आप मेरे को बताओ पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में आपने कितने आर्किटेक्ट्स के साथ में बिजनेस करा है? आपके मोबाइल के अंदर कितने आर्किटेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं? लोग मेरे को बोलते हैं 250 आर्किटेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, 20 आर्किटेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, 50 आर्किटेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं कितने मार्केट के अंदर? अगर मैं 1-1.5 लाख की फिगर छोड़ भी देता हूँ तो मैं 73-75,000 तो मान ही सकता हूँ ना जो उसने इकट्ठे करे, इतने तो होंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 6-7 साल पहले की, कोविड से पहले की, 2018 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2018 में अगर उसने 73,000 करे थे तो आज के रेट में तो ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे उसके। मैं फिर भी भाई 70,000 मान लेता हूँ। 70,000 में से आप 5 के साथ काम कर रहे हो, 12 के साथ काम कर रहे हो, 23 के साथ काम कर रहे हो। अब आप कहोगे मनोज मेरा ना एक लेवल होता है, उससे लेवल के नीचे से मैं काम नहीं करता। चलो आई गेट इट बाबा कि हम जो है X करोड़ या उसके ऊपर के प्रोजेक्ट करते हैं, उससे नीचे के प्रोजेक्ट नहीं करते। चलो मान लिया आपकी बात। तो जो 70,000 का नंबर है, क्या हम उसके ऊपर 80-20 प्ले कर सकते हैं कि 20% ऑफ दो 70,000 वुड बी एक्चुअली वर्किंग ऑन 80% ऑफ द एंटायर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स वैल्यू? जो 20% होंगे आर्किटेक्ट्स, वो 80% काम कर रहे होंगे वैल्यू के हिसाब। तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो आता है फिर ये आ जाता है कि चलो 70,000 नहीं, हम उसका 20% ले लेते हैं, 14,000। चलो 10,000 मान लो। अभी भी आप 10,000 में से कितने लोगों से काम कर रहे हो? 5, 12, 25? कहाँ हो आप? आपने दौड़ना शुरू ही नहीं करा, आप तो खेल में ही नहीं। अब इसका बेस्ट तरीका क्या है? आर्किटेक्ट्स कहाँ मिलते हैं? कैसे आर्किटेक्ट्स को पटाया जाता है? आर्किटेक्ट्स होते हैं अपनी इंडस्ट्री के भगवान, और भगवान को खुश करना बड़ा डिफिकल्ट होता है जी। भगवान मीटिंग ही नहीं देते जी, भगवान चक्कर कटवाते रहते हैं। भगवान से अगर कहीं पे 2 मिनट बात होगी तो कहते हैं हाँ ऑफिस में जाके बात कर लो। बात करने को तैयार नहीं है भगवान। कभी ये चीज सुनी है या एक्सपीरियंस करी है? आए दिन से रोजाना ही करते हैं। रोजाना ही करता है। फिर क्या करा आपने? कितने सालों से आप बिजनेस के अंदर? पूरी लाइफ होगी सर। अरे मेरे को आपकी 50 देख के आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा ना। 25 इयर्स हो गए। अरे आपकी 50 से तो आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। तो अगर आप 25 साल से बिजनेस के अंदर हो, सिर्फ एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए कि आर्किटेक्ट से मीटिंग मिलना आसान हो गया? नहीं मिली। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं 25 साल में एक प्रॉब्लम हम क्यों नहीं क्रैक कर पाए? दर्द हो रहा है? पीड़ा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मेरी इंटेंशन ही नहीं है जी, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी ना, चीजें बदलेंगी नहीं। और पता है इंटरेस्टिंगली लोग मेरे को पैसे देते हैं ये पीड़ा पाने के लिए। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है आप कहाँ फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, और उसका निकलने का क्या तरीका है। तो अब हम प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? हमने बात करी 5 आर्किटेक्ट से, 10 आर्किटेक्ट से, उन्होंने मीटिंग नहीं दी, या 50 आर्किटेक्ट से बात करी, उन्होंने मीटिंग नहीं दी। इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। क्या बोलना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आप को, और उसके बाद हम अपनी बड़ी अच्छी अच्छी बड़ाइयां करके आ गए। आपने जो बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो तो करी नहीं आपने। कौन सी वाली बात? समझ गए कौन सी वाली बात रह गई करनी? हाँ, जब तक सारी चीजें फिट नहीं बैठेंगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब कई बार सामने मुंह के ऊपर बोलना भारी पड़ जाता है, तो उसको कैसे कन्वे करना ये बड़ा जरूरी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। लीड्स को कैसे आपको इंप्रूव करना है। अब लीड्स जो आपके पास है उसको स्केल कैसे करना है। लोग अभी भी वही भाग के 3 पार धरने के ऊपर कन्वेंशनल बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसकी जरूरत है वो चल के आए, नहीं अब ये वर्क नहीं करता। ये एक टाइम था कि हमने दुकान खोल लिया, जिसकी जरूरत है वो चल के आएगा। अब इतनी दुकानें खुल गई हैं, अगर वो चल के उठ के खड़ा हुआ, घर से चलना शुरू करा, मगर आपकी दुकान पे पहुंचने से पहले किसी और की दुकान में घुस गया, आपका धंधा तो फेल हो गया। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करनी है और डिजिटली करनी है, बिकॉज डिजिटल इज द इजीएस्ट वे टू सेल एंड स्केल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्केल। अगर आप डिजिटल को नहीं समझते हो, स्केल नहीं कर सकते आप। कन्वेंशनली स्केल नहीं कर पाते कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी से। और मैं थोड़ा सा रिवर्ट करूंगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं कर पाते, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है कन्वेंशनल तरीके से स्केल करना। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो बड़े बिजनेसेस होते ही नहीं। तो आई स्टैंड करेक्टेड, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा डिजिटल से आप
फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकली स्केल कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजिटल के बगैर आप स्केल नहीं कर सकते, डिजिटल के बगैर भी कर सकते हो, बट इट्स वेरी 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 पेनफुल, वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस। जहां पर डिजिटल के अंदर आप 100 रुपए पर डे से मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। कन्वेंशनल तरीकों के अंदर आप न्यूज़पेपर ऐड, टीवी ऐड, रेडियो ऐड, होर्डिंग या एग्जीबिशन के अंदर आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तो भूल जाओ, लाखों रुपए से स्टार्ट होता है, लाखों रुपए। क्या आप टेस्ट कर सकते हो? नहीं, टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और टेस्ट करना आता भी तो होना चाहिए। अगर आपको मालूम ही नहीं है टेस्टिंग कैसे होती है तो आप टेस्ट भी कभी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब, अच्छा डिजिटल के अंदर टेस्टिंग आसान है? हाँ, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि डेटा आ रहा है सामने आप। अब आपको डेटा को पढ़ना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। डेटा को पढ़ना कैसे है? जैसे ही आप डेटा को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज काम कर रही है, ये चीज काम नहीं कर रही। और अगर आप बिल्कुल ही डेटा के ऊपर नहीं जाते, छोड़ दो एक सेकंड के लिए, आप कम से कम इतना कर लो कि इस चीज के ऊपर मेरा इतना पैसा लगा, इस चीज की वजह से मेरे को पैसा बैंक में वापस करना है। क्या ये ट्रैक करा सकता है? हाँ जी, बड़े आराम से ट्रैक कराएगा। क्या ये कन्वेंशनल न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, लीफलेट, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स के ऊपर ट्रैक करा सकता है? नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं करा सकता, मगर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल के ऊपर ही आप टिके हुए हो तो अभी तक भगवान ने आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है देन डिजिटल इज द वे। अगर आप डिजिटल को एम्ब्रेस नहीं कर रहे, डिजिटल वाले लोग आगे निकल जाएंगे, आपका कंपटीशन आपसे आगे निकल जाएगा, आप नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसके बाद आपके पास जो है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि आप जो कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हो, आप महंगे कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिड्यूस ही नहीं हो रही है, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। ये बात कितने लोगों को समझ ही नहीं आई मैंने क्या बोला अभी? I just understood it was the cost of customer acquisition. हाँ, वो तो मैंने बोला, मगर बढ़ती जा रही है, कम ही नहीं हो रही। क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ती जाएगी तो ये कॉस्ट जो बढ़ेगी है कहाँ से निकलेगी? आपके प्रॉफिट से निकलेगी। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या स्क्वीज होता है। यस। अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो एक टाइम के ऊपर आपको नए कस्टमर्स एक्वायर करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा और आपका बिजनेस धंधा चौपट हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को अब समझ में आई? सर, बट डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में हर कोई वो कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा ही नहीं होती जाएगी हमेशा? इट इज ऑलवेज रिलेटिव। कि अगर आपको मैं कुर्सी बोलूं, एक कुर्सी है 4,000 रुपए की या 5,000 रुपए की, और एक कुर्सी मैं बोल रहा हूँ 70,000 रुपए की है, अब आपको कौन सी कुर्सी महंगी लगेगी और कौन सी कुर्सी सस्ती लगेगी? बताओ। जो हाईएस्ट आपने बोली वही महंगी लगेगी। हाउ अबाउट वो कुर्सी वैसे 5 लाख की थी, अभी किसी ऑफर की वजह से अभी आपको 70,000 में मिल रही है, सस्ती लगने लगेगी। अचानक से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना। और क्या आपको मालूम है मार्केट के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की कुर्सियां होती हैं? ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो नॉनसेंस एग्जांपल है, बट कितने लोगों को मालूम है कि हाँ एक्चुअली में 5 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की चेयर होती हैं? होती है सर, 10 लाख की होती है। हाँ जी। अब लोग मेरे को दूसरी कहानी सुनाते हैं, सर 5 लाख वाली चीज 70,000 में मिल रही है तो नकली होगी, डुप्लीकेट होगी। तो इधर उधर की चीजों में मत घुसो, फोकस ऑन द फंडा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको एक थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल देता हूँ। आपने एक एग्जीबिशन करी, एग्जीबिशन में आपका एवरेज कितना खर्चा आता है एक एग्जीबिशन करने का? 1.5 से 2 लाख मिनिमम। ओके, और अगर हम ये लोकल की जगह पर नेशनल लेवल के ऊपर एग्जीबिशन करते हैं या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करते हैं तो कितना खर्चा आता है? 10 लाख मिनिमम। 10 लाख रुपए। ओके, और यही अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के अंदर, कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, बट कुछ के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक पास्ट वर्कशॉप पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा कि हम ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए हाई एंड पार्ट्स बिल्ड करते हैं, हम उसकी मशीनरी है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास एक्सपर्टीज है। तो वो ना हाई एंड जो सारी मशीनरी थी वो लेकर के जाते थे, और इतनी बल्कि इतनी हैवी मशीनरी वहाँ पर ले जाने के लिए हॉल और स्टॉल भी बड़ा उनको चूज करना पड़ता था, और ये जो मशीनरी इक्विपमेंट था इसको लेने का और लाने का भी तो खर्चा उनको करना पड़ता था। तो कहते हैं कि हमारा जो एवरेज खर्चा होता है एक एग्जीबिशन का, वो 60-70 लाख रुपए पर एग्जीबिशन का होता है। अब वहां पर आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सेम सिचुएशन फॉर अस रूम यूजर बोल रहे हैं। ओके, तो सेम अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप 50-60 लाख रुपए एक एग्जीबिशन का, या फॉर दैट मैटर 1.5-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक एग्जीबिशन का खर्च कर रहे हैं,
तो आपको इस एग्जीबिशन की वजह से कितने पेमेंट वाले ग्राहक मिले। अगर आप कहते हैं कि मेरे को 2 ग्राहक मिले, 2 नए कस्टमर्स मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 60 लाख रुपए खर्च करे, 2 नए कस्टमर्स ऐड करे, तो आपका कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कितना हो गया? 30 लाख। 30 lakhs। अब क्योंकि एग्जीबिशन की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं, सारे के सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, शिपमेंट लॉजिस्टिक महंगा होता जा रहा है। इस साल 30 लाख पड़ा, अगले साल 32 लाख पड़ा, उसके अगले साल 35 लाख पड़ा। अगर आप सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस हो तो बात हाथ से बाहर निकल जाएगी 2, 4, 5 साल के बाद। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना, नॉट क्लियर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एग्जीबिशन स्ट्रैटेजी के अलावा क्या कोई और स्ट्रैटेजी भी है जो आपको नए कस्टमर्स लाने में हेल्प कर सकती है? हाउ अबाउट लिंक्डइन, हाउ अबाउट यूट्यूब, हाउ अबाउट ईमेल, हाउ अबाउट व्हाट्सएप, हाउ अबाउट गूगल, हाउ अबाउट एनी अदर प्लेटफॉर्म? अगर वो आपको कस्टमर्स लाने में हेल्प करती है और 30 लाख से उसको 15 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर या 15,000 के ऊपर लेकर के आ जाती है कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, प्रॉफिट आपका देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। हेलो, यस। सो मिस्टर हॉबी, एम आई मेकिंग एनी सेंस? यस सर। तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को मेजर करना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ती तो नहीं जा रही दिन पर दिन, और 99% लोग मेजर कर ही नहीं रहे। So if I have to ask you, can you tell me, all of you here who are present in the session right now, can you tell me कि आप let us say एक प्लेटफॉर्म या 2 प्लेटफॉर्म या 3 प्लेटफॉर्म या 3 अलग अलग तरीके से कस्टमर एक्वायर करते हैं, तो आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपका कितना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है, 2 से कितना, 3 से कितना, 4 से कितना? Do you have that data? Have you been calculating that? I can understand कि याद ना हो, मगर अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान से समझो इस बात को, अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको वहां पर दिख रहा होगा ना प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 और 3 से ज्यादा महंगा है। तो हम प्लेटफॉर्म 2 और 3 को क्यों ना ग्रो कर लें ताकि प्लेटफॉर्म 1 की डिपेंडेंस खत्म हो जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मगर क्योंकि हम देख ही नहीं रहे, इसको सोच ही नहीं रहे, इसलिए हम गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या करना? ये फेसबुक में ये भी होता है कि इनिशियली कॉस्ट पर एक्विजिशन कम होता है, जब आप एड बजट बढ़ाते हो तो कॉस्ट पर लीड ज्यादा चली जाती है, एंड देन यू फाइंड कॉस्ट पर एक्विजिशन भी राइज हो जाता है। दिस इज Cost वेरी per कॉमन। lead must never be compared. This is a huge mistake when you are comparing only cost per lead. पता है क्या गड़बड़ होती है कि लेट अस से आप गूगल एड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फेसबुक एड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब मैं उसके अंदर ज्यादा डीपर साइंस में भी नहीं जाऊंगा कि फेसबुक एड्स किस तरीके से काम करती है और गूगल एड्स किस तरीके से काम करती है, मगर एंड आउटकम क्या होता है कि गूगल की लीड अगर आपको 500 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए कॉस्ट करती है, तो फेसबुक की लीड आपको हो सकता है 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कॉस्ट कर रही है, और आपको वहां पर दिख रहा है 800 रुपए की लीड पड़ गया मेरे को गूगल के ऊपर, 40 रुपए की लीड मेरे को पड़ गया फेसबुक के ऊपर। आप गूगल बंद कर देते तो सारा पैसा आप फेसबुक पर डालना शुरू कर देते, एंड दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा, कहते हैं सर वी यूज्ड टू डू गूगल एंड फेसबुक एड्स बट नाउ वी आर ओनली फोकस्ड ऑन फेसबुक एड्स। बट सर प्रॉब्लम क्या आ गई कि लीड तो भर भर के आ गया, कन्वर्ट नहीं। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो रिलेट कर पा रहा है इस बात को? अरे भाई बोलो, इज दिस रिलेटेबल? होता है सर। तो क्या कर रहे हैं हम इस चीज को फिक्स करने के लिए? गूगल में जो ट्रैफिक आता है वो सर्च ट्रैफिक आता है, फेसबुक वगैरह में डिसरप्टिव एड्स की वजह से वो ट्रैफिक जो होता है इट्स नॉट ऑलवेज रेलेवेंट ट्रैफिक। मतलब इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूं, मेरे को करना क्या चाहिए? ये तो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, एमबीए के अंदर ये तो पढ़ाया जाता है डिसरप्ट योर इंडस्ट्री, डिसरप्टिव साइंस लेकर के आओ, मगर मैं कल सवेरे उठ के नहा धो के नाश्ता करके क्या स्टेप करूं ताकि मैं डिसरप्ट करना शुरू कर दूं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री हिल जाए मेरे काम करने लगे, करूं क्या? सर फिर ये तो मालूम नहीं है किसी को। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही निकालनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म की, तो उसी से लीड 101%। अब यहाँ पर कुछ और लोग मेरे से भिड़ने आ जाते हैं, सर यू डोंट अंडरस्टैंड माय बिजनेस, लेट मी टेल यू, हमारे पास जब लीड आती है ना, लीड को कन्वर्ट होने के अंदर ना कई कई हफ्ते, कई कई महीने और कई कई बार तो 1-1, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे पास ऑर्डर आता है फाइनली जब कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो अब मैं क्या 1-1.5 साल, 2 साल वेट करता रहूं ना? फिर क्या करना चाहिए? तो इसका हम सिंपलर वर्जन के ऊपर आते हैं, एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं कि कस्टमर कन्वर्ट तो तब होगा ना जब लीड क्वालिफाइड होगी। अगर लीड क्वालिफाइड ही नहीं है तो कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, यू कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर और एक प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर अगर आप इस फैक्टर को कंपेयर करते हो, देन एंड ओनली देन यू विल हैव द राइट स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन। अदरवाइज आप कंपैरिजन हमेशा गलत कर रहे हो और आपके सारे डिसीजन गलत हो गए।
कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई और मजा आ गया? समझ में आ रही, मजा भी आ गया, बट ये कंपेयर करेंगे कैसे? कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड को कंपेयर कैसे करेंगे? आप मेरे को बताओ कैसे करेंगे? सर आपके पास एक लिस्ट होगी गूगल शीट के अंदर जहां पर लिखा हुआ होगा कि मेरे पास इतनी लीड्स आई। राइट सर। उसके साथ में आपने एक कॉलम बनाया होगा लीड क्वालिफाइड है कि नहीं है। ओके। उसके बाद आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा कि फेसबुक से कितनी लीड्स आई, कितनी क्वालिफाई हुई, गूगल से कितनी लीड्स आई, कितनी क्वालिफाई हुई, और फॉर दैट मैटर हम एक लेवल और डीपर घुस जाते हैं। गूगल के अंदर अगर आपकी मल्टीपल कैंपेन चल रही है तो कैंपेन 1 से कितनी क्वालिफाइड है, कैंपेन 2 से कितनी आई, और वहां पर आपको दिख रहा है कैंपेन में पैसा लगा कितना, निकल आई आपकी कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। अब इसको करने के लिए मैंने आपको ब्रॉडर लेवल के ऊपर दिया है। प्रोसेस एग्जैक्टली यही होगा, आपको मैं करना सिखा दूंगा, आप सब ज्वाइन कर लो। हालांकि मैंने इस चीज की चिंता करे बगैर कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, मैंने बता दिया है, तो ऐसे कर। नहीं सर, ज्वाइन तो करना ही है सर, इतना माइंडफुल तो ज्वाइन तो करना। तो नंबर लिखो आप और अपना मोबाइल नंबर के साथ में लिखो, स्पेस फोल्डिंग अभी का भी लिखो। या सर उसमें लिख देता जवाब। लिख दिया था आपने पहले, तो ठीक है। सर ये तो आप देखो कि कितना सिंपल है सारा का सारा सिस्टम, बट प्रॉब्लम क्या है कि ना मेरे को कोई बता रहा है ना मेरे को आता है, इसकी वजह से मैं कर ही नहीं रहा उसको। अब गूगल शीट बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। अरे चलो मेरे को नहीं आता, मैं अपने ऑफिस में लड़का रख के उससे बनवा तो सकता हूँ, बनवाओ ना, मगर प्रॉब्लम क्या है, मेरे को मालूम ही नहीं है कि गूगल शीट में करवाना क्या है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ आना, करवाना क्या है, करवाना क्या है। फिर आपको समझना है कि जिस पर्सन को मैं हायर कर रहा हूँ क्या वो कर देगा, सही पर्सन को हायर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और थर्ड वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फोर्थ जब कर दिया तो सामने रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 4 चीजें मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना, आपका काम हो गया। कितना सिंपल हो गया ये, और आपको याद है, आपको मालूम ही है, मेरी तो इसके ऊपर पूरे सेशंस होते हैं। मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली इजी व्हेन यू नो हाउ, और हम एमबीए कर करके चीजों को कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं। अभी तक कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, क्या कोई जना नोट्स बना रहे हैं? एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट फैक्टर, लेट मी आस्क यू, आप में से सब लोगों ने मेरी प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी ज्वाइन करी है कि नहीं करी है? मेरे को काफी सारे नए फेसेस दिख रहे हैं, तो मैं श्योर नहीं है कि आपने करा हुआ है कि नहीं करा हुआ। तो लेट मी, हाँ काफी सारे लोगों ने करा हुआ है, बट काफी सारे न्यू फेसेस दिख रहे हैं, तो मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ so that you don't miss on to this amazing learning opportunity. So I'm sharing the link in the chat. So please click this link and join my WhatsApp community. It is absolutely private. ना कोई आपको देख सकता है, ना आप किसी को देख सकते, और ना ही यहाँ पे कोई हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ धंधे की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की, मार्केटिंग एंड सेल्स की बात होती है। तो आप इसको अभी का अभी क्लिक करके फटाफट से ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली, I have my YouTube channel and last week मेरा 300 वीडियो हमने अपलोड करा है, and I was so feeling very proud कि 300 वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। So it is now becoming like somebody said कि sir it is like Netflix of marketing। जब हम Netflix के ऊपर आते जाते करते हैं तो कहते हैं मैंने FM सुनना बंद कर दिया है, मैं आपका एक वीडियो लगा लेता हूँ वहाँ पर, और आने जाने के टाइम के ऊपर मैं वीडियो आपका सुनता रहता हूँ, मतलब वीडियो सुनता रहता हूँ। अमेजिंग थिंग इज वीडियो सुनता रहता हूँ आपका। कहता है वो FM को कनेक्ट कर दिया मैंने अपना ब्लूटूथ के ऊपर, और मैं आते जाते जब भी मैं गाड़ी के अंदर होता हूँ मैं सुनता रहता हूँ। कहता है दिस इज अमेजिंग वैल्यू एंड एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ मैं आपको, सो दैट यू कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। लास्ट फैक्टर वुड बी कि आपके पास एक बारी कस्टमर आ तो गया, मगर अब आपके पास इसको रीसेल, अपसेल एंड क्रॉस सेल करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, आपको आता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बेचना। सो जिसको हम CRR बोलते हैं, CRR की कोई स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं है, और CRR के नाम के ऊपर हम कॉल कर करके उनको बोलते हैं सर बड़े उनके ऑर्डर में आया, CRR के नाम पे बस यही स्ट्रैटेजी, सर आपका ऑर्डर नहीं आया, आपका ऑर्डर नहीं आया, आपका ऑर्डर नहीं आया, लेकिन अगर बढ़िया। Do you guys understand what is upselling and what is cross-selling? Do you understand that? अरे बोलो हाँ ना, अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, अगर मालूम है तो आपको होता है। हाँ जी सर। What is नहीं सर, नहीं मालूम? ओके, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि लेट अस से आपने मोबाइल फोन खरीदा है, ओके, आप दुकान पे गए और सेल्स पर्सन ने, शोरूम के अंदर सेल्स पर्सन ने आपको पूछा कि गोयल साहब आप मोबाइल फोन यूज करना चाहते हैं तो आपका क्या यूजेज होता है? तो अगर गोयल जी ने अपने लिए खरीदना है तो कहते हैं कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप करनी होती है, कॉल करनी होती है, और थोड़ा बहुत यूट्यूब फेसबुक कर लेता हूँ मैं। अगर मिसेज या मिस गोयल होंगी तो कहेंगे हाँ कुछ सेल्फीज खींचनी होती है, कुछ वीडियो बनाने होते हैं, कुछ एक्सप्लोरेट करना होता है। अब इस केस के अंदर सेल्स पर्सन ऐसे पूछता है आपसे कि सर मैम
क्या आपने कभी ऐसा फेस करा है कि आपकी सारा वो आप वीडियोस बनाते हैं और आपकी स्पेस भर गई है, फिर वो बार बार कह रहा है बैकअप लो, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जब भी कोई ऐप स्टार्ट करते हैं तो फोन या तो बहुत स्लो हो जाता है या ऐप खोल के बंद हो जाती है, नॉट एन स्पेस। कभी आपने से किसी ने कोई एक्सपीरियंस करी है? तो अगर वो कहते हैं हाँ ये तो हुआ था, तभी तो नया फोन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो फिर उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप जो है ना 128 GB वाला फोन ले रहे हो, आप 128 वाला मतलब 256 वाला ले लो, या 256 वाला ले रहे हो आप 256 वाला मतलब 512 वाला ले लो। और अगर आपको उसकी बात समझ में आती है तो अभी अभी आप ये कहते हो कि यार 4-5 हज़ार के एक्स्ट्रा लगे या 5-7 हज़ार के एक्स्ट्रा लगे, मैंने एक 512 वाला या 128 से 256 वाला ले लिया मैंने फोन ले लिया। अब आप में से कुछ लोग होंगे, अरे क्या पागल बना रहा है, सेलू आदमी सेल की बात कर रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं, ये पैसे लगाना चाहता है। कुछ लोग सोचेंगे ये वाला थॉट और बोलेंगे नहीं मेरे को यही लेना है जो मैं सोच के आया हूँ, और कुछ लोग सोचेंगे हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं, अगर मेरे को 6 महीने में, साल में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फोन तो ठीक है मगर स्पेस भर जाने की वजह से मैं साल के बाद परेशान होना शुरू हो जाऊंगा। अगर मैं ज्यादा स्पेस वाला लेता हूँ तो मैं 1.5-2 साल 3 साल मेरा रास्ते फोन चल जाएगा। यार बात ठीक लग रही है, मैं एक काम करता हूँ 5-7 हज़ार अभी ज्यादा खर्च कर देता हूँ, एक बेटर प्रोडक्ट ले लेता हूँ। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ अपसेलिंग, कि आप जो भी लेने आए थे उसी प्रोडक्ट का सिमिलर कैटेगरी का आपने हायर प्राइस का वर्जन आपने बेच दिया। और जहां पर ये नहीं है कि हर एक को आपने बोला और सबने मान लिया, जिन लोगों ने मान लिया आपने उनका बेनिफिट करवा दिया, जिन लोगों ने नहीं माना कोई बात नहीं, मगर माल तो वो खरीद के गए मगर अपसेलिंग नहीं होने दी उन्होंने। और जिन लोगों ने होने दी उनसे आपको अब रेवेन्यू आपका बढ़ा तो आपका परसेंटेज के साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी तो एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर आप पहले 50,000 की चीज बेचते थे, आप 55,000 की चीज बेचते तो आपका प्रॉफिट कुछ तो बढ़ेगा उसके अंदर, कुछ बढ़ेगा। अब जब उन्होंने फोन ले लिया तो उन्होंने बोला सर कि आपने इतना अच्छा महंगा फोन लिया है, इसके अंदर आपने बैक कवर ली नहीं आपने, ये ले लो। तो आपने कहा हाँ वो भी ले लेता हूँ। तो उसने बोला कि आपने इसकी इतना महंगा फोन लिया है, इसके अंदर एक ऑफर चल रही है कि अगर आप अभी का अभी ये गारंटी पैक या वारंटी पैक ले लेते तो लिक्विड डैमेज या ब्रोकन स्क्रीन के ऊपर भी आपको साल के अंदर एक बारी जो है हम आपको स्क्रीन रिप्लेस कर देंगे या एक्सपायर कर देंगे, या लिक्विड डैमेज होगा तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। या तो इसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, अगर फोन आपका चूरा चूरा भी हो जाए ट्रक के नीचे आकर के बाद, वो चूरा लेकर के आप हमारे पास आ जाओ, आपको नया फोन दे दो। फिर आपको बोलते हैं कि सर आप ऑफिस जाते हो, आपका ऑफिस कहाँ पर है? आपने बोला गुड़गांव, नोएडा एक्सप्रेस। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि घर पे चार्जर रह गया हो या ऑफिस में चार्जर रह गया और आपको बड़ी दिक्कत हुई है? हाँ ऐसा हुआ है। सर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कंपनी वाले तो एक चार्जर दे रहे हैं, वैसे तो कंपनी वाले चार्जर भी नहीं देते, मगर आप ये कहते हैं कि कंपनी वाला एक चार्जर ले रहे हैं, एक चार्जर आप एडिशनल ले लो। अब आप बोलते हो कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे घर में तो 50 फोन हो रहे हैं या 5 फोन हो रहे हैं, तो किसी और का चार्जर लगा लूंगा। तो सेल्स पर्सन आपको नहीं सर ये गलती बिल्कुल मत करो, ऐसा गलती करोगे तो फिर आपको बार बार प्रॉब्लम होगी और वो वारंटी में भी नहीं आएगी। क्या प्रॉब्लम होगी सर? आज की डेट में ना क्विक चार्ज सिस्टम होता है, क्विक चार्ज 1, क्विक चार्ज 2, क्विक चार्ज 3, क्विक चार्ज 4, अलग अलग टाइप के हैं, देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, सारे के सारे सी टाइप होते हैं, मगर अगर आपने क्विक चार्ज 1 के अंदर 4 या 4 के अंदर 2 या 4 के अंदर 3 लगा दिया तो आपका फोन और आपकी बैटरी का सत्यानाश हो जाएगा और वो वारंटी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आप मेरे से नया चार्जर लो या मत लो मगर ये गलती बिल्कुल मत करना। तो आप कहते हो यार चार्जर कितने का है? तो बोला सर अगर आप कंपनी का लेते तो इतने का है, नॉन कंपनी का लेते तो इतने का है। फिर आप उसमें से कोई चार्जर ले लेते। फिर उसके बाद वो बोलता है सर कभी गाड़ी में ऐसा हुआ है जा रहे हैं और एकदम से बैटरी खत्म हो गई? हाँ सर एक बैटरी बैंक ले लो ना। सर एक काम करो 4 चार्जर ले लो ना। फिर ऐसे करते 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 उसने 2, 4, 5 चीजें आपको बेचती। अब आप मेरे को बताओ कि घर से आप 4 चार्जर लेने निकले थे, घर से आप एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी लेने निकले थे, घर से आप बैक कवर या फ्लिप कवर लेने निकले थे, घर से आप एक्स्ट्रा चार्जर लेने के निकले थे? नहीं, आप इसमें से कुछ भी लेने के लिए नहीं निकले थे। घर से आप फोन लेने के लिए निकले थे, मगर फोन के साथ में आपने ABCDEF दिए थे, आपने और भी बहुत कुछ खरीद लिया। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेलिंग। एंड लेट मी टेल यू इसने फोन पे जितना मार्जिन नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा मार्जिन, उससे ज्यादा प्रॉफिट उसने जो एक्सेसरीज आपको बेचते हैं उस पर कमाया है। वो 50,000 का होगा तो सारी एक्सेसरीज 5-6 हज़ार की, 3-4 हज़ार की होंगी, मगर उसको उन 3-4-5 हज़ार के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट बचा होगा एज कम्पेयर टू जो उसने पूरा फोन 50,000 का जो बेचा उसके ऊपर बताया। क्या कोई है जो उसको वेरीफाई या वैलिडेट कर सकते हैं? हमारे अभी करंट अभी जितने लोग हैं, एनी पर्सन हु कैन वेरीफाई एंड वैलिडेट? मेरा भी यही पॉइंट है। So what is your strategy for upselling, reselling and cross-selling? Most people have none in place. Most business owners have none in place. अब none in place का क्या मतलब होता है? इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड आपके पास होनी चाहिए स्ट्रैटेजिक अप्रोच, और अपनी सेल्स टीम को सिखाना है, अपनी ऑपरेशंस टीम को सिखाना है, अपनी इंस्टॉलेशन टीम को, अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम को ये सिखाना है, क्लाइंट फेसिंग टीम को ये सिखाना है कि उसको अपसेलिंग कैसे करनी है, क्रॉस सेलिंग कैसे करनी है और रीसेलिंग कैसे करनी है। अब वो मेरे को खुद ही नहीं आता तो मैं किसी को क्या सिखा सकता हूँ? मैं नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए लाला जी का सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना। ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, आपको लॉजिकली मेरी बात ठीक लग रही है तो फिर आओ और सीखो।
So with that note, I'll take your leave and bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir, for the session. Thank you. Okay, Thank you, sir. okay. Thank you so much. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're Thank you so welcome. much, sir.